प्रस्तुतकर्ता 50 वर्षों से देश के सर्वश्रेष्ठ ब्रांड न्यूट्रेला, महाकोश, रुचि गोल्ड, सनरिच। प्रायोजक गजब की खुशबू, गजब का स्वाद जो हमेशा रहे याद, MDH का सब्जी मसाला और मैदा ट्रांस फैट कोलेस्ट्रॉल रहित पतंजलि बिस्किट्स खाएंगे, हेल्दी इंडिया बनाएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज HDFC लिमिटेड के नतीजे आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए 3050 करोड़, जी हाँ ये है मुनाफे का आंकड़ा और ये आंकड़ा 3203 करोड़ से घटकर आया है, लेकिन अनुमान से कहीं ज्यादा 2367 करोड़ का अनुमान था, उसके मुकाबले में लगभग 700 करोड़ मुनाफे का आंकड़ा ज्यादा आता हुआ दिखा है। क्या कुछ एडजस्टमेंट है, क्या कुछ वन टाइम प्रॉफिट है, ये देखना होगा। कुछ ही देर में नतीजों का विस्तार से विश्लेषण आपके सामने होगा, लेकिन पहली नज़र में जो आंकड़ा है मुनाफे का वो ज़्यादा है, लेकिन 100% आप ये मानकर चलिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है जिसको आपको देखकर समझना है। आय का आंकड़ा उम्मीद के मुताबिक ही आया है 12,990 करोड़, ये हमारा अंदाजा था कि इतनी आय रहनी चाहिए, लगभग वहीं पर 13,017 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। ग्रोस NPA 1.87%, 1.87%, ये है आपके लिए ग्रोस NPA का आंकड़ा जो अभी आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखा है। तो ये है आपके लिए HDFC लिमिटेड के नतीजे। इन नतीजों पर हम करेंगे विस्तार से बातचीत और उसके बाद हम आगे पिरामल एंटरप्राइजेस की जो अभी नतीजा है उनको भी विस्तार से देखेंगे। लेकिन आइए करते हैं फाइनल ट्रेड की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। कारोबार में आज है आखिरी दिन, वहीं कल से निफ्टी में वेदांता की जगह HDFC लाइफ की होगी एंट्री। PCA से बाहर निकलने के लिए IDBI बैंक जल्द करेगा RBI से सिफारिश। न्यूज पर यूज सेगमेंट में मैनेजमेंट ने कहा नीतियों में कहीं अहम बदलाव से बैंक को मिला सपोर्ट। सात अहम रूट पर बुलेट ट्रेन दौड़ाने के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर एक्शन हुआ तेज। NHAI की 4 सदस्यों की कमेटी का गठन, जी बिजनेस एक्सक्लूसिव। IOC के 3800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए जमीन एक्विजिशन को मंजूरी। 212 किलोमीटर की पारादीप हैदराबाद पाइपलाइन जल्द होगी पूरी, जी बिजनेस एक्सक्लूसिव। कोरोना की दिक्कतों के चलते BPCL में हिस्सा खरीदने के लिए बोली जमा करने की तारीख 60 दिनों तक बढ़ी, 30 सितंबर को होगी आखिरी तारीख, जी बिजनेस की खबर पर मुहर। आज PM मोदी सेबी चेयरमैन और RBI गवर्नर से करेंगे शाम 4 बजे मुलाकात। निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी और पीयूष गोयल भी बैठक में होंगे शामिल। और निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुनारका हर रोज दोपहर 2:45 पर देंगे ऑप्शन की अचूक रणनीति, सिर्फ जी बिजनेस पर। दिन के विश्लेषणों पर है बाजार और इस बढ़ती कमजोरी के बीच आखिरी 1.5 घंटे का ट्रेड रहेगा बेहद एक्शन भरा। क्या आएगी रिकवरी? यदि हाँ तो कितनी और कितनी टिकाऊ, या फिर एक्सपायरी के दिन दिखेगा दबाव? लेंगे इस सवाल का जवाब। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, हम देख रहे हैं कि एक्सपायरी से पहले बेहद वॉलेटाइल एक्शन आ रहा है। इसमें ग्लोबल क्यूज का भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि थोड़ी देर पहले डाउ फ्यूचर्स में तेज गिरावट आई थी। इस समय डाउ फ्यूचर्स 200 अंक नीचे दिख रहे हैं। यूरोप के बाजार भी लगभग आधे से 1% की गिरावट दिखा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स एक्सपायरी है, दिग्गज HDFC लिमिटेड के भी नतीजे आए, अनुमान से थोड़े बेहतर ही हैं। तो बताइए सर, किस तरह से फोकस करना चाहिए इस समय बाजार पर, और ये जो वॉलेटिलिटी आ रही है एक्सपायरी की वजह से, वो और कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है आने वाले 1.5 घंटे में? मैं सरप्राइज नहीं हूं जिस तरह की उतार चढ़ाव हुई, और कल से ही मैं आपको याद हो तो कल 2:30 बजे के आसपास से जब हमने डेटा एनालिसिस किया तब मैंने आपको कहा कि पहली बार ऐसा डेटा बनता हुआ दिखा कि कहीं निफ्टी में
ढंग के शॉर्ट्स बनते हुए दिखे हैं 11,300 पर। और आज भी जब सुबह हमने कामकाज की शुरुआत की तो 24 लाख शेयर कल जुड़े थे 11,300 के कॉल पर, और 11,300 का जो टारगेट था वो 5 बेसिस पॉइंट से कह सकते हैं रह गया, 11,299.95। ये हाई बनाया है निफ्टी ने, तो निफ्टी ने एकदम परफेक्ट ट्रेड किया है, कहीं कोई मतलब इसमें शको शुबा की बात नहीं। हाँ, अब ये अलग बात है कि निफ्टी अगर आपकी और मेरी उम्मीद से ज़्यादा देर तक मजबूत रहा है, और ये गिरावट जो आई है वो मिड सेशन में तब आने लगी जबकि खबरें ये आ रही कि अगस्त के पहले हफ्ते में शायद फिर से एक और राहत पैकेज आए, और उस राहत पैकेज की घोषणा के चलते बैंक्स में गिरावट आती हुई दिखी है। राहत पैकेज में होगा क्या? राहत पैकेज में अगर किसी भी तरह की राहत दी जाएगी तो जाहिर सी बात है कि बैंक्स पर उसका असर पड़ता हुआ दिखेगा, और वहीं से बैंक निफ्टी ने पहले इस गिरावट की शुरुआत की, लीडरशिप ली, तो बैंक्स और फाइनेंशियल शेयर ये फिर से गिरावट में लीड लेते हुए नजर आए, और उनके पीछे पीछे निफ्टी भी। मैं अब भी कहूंगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी, स्पेशली निफ्टी उतना कमजोर नहीं हुआ है जितना आप मानकर चलते हैं। आप देखिए 1/3% ही निफ्टी कमजोर है, और 11,150 के अहम लेवल को जहां हमने कल लो बनाया था आज भी वहीं पर उसे होल्ड करता हुआ दिख रहा है। तो असली कमजोरी होगी तो यहां से होगी, और बैंक निफ्टी में भी अभी तक ठीक है, हम सपोर्ट जोन पर हैं 21,800 21,850, ये आखिरी सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। अगर ये संभाल लिया तो ठीक, अगर ये निकला तो फिर 200 पॉइंट की जगह बैंक निफ्टी में आज के आज और बनेगी, और 21,600 कम से कम आपको आते हुए दिखेगा, और 11,150 तोड़ा तो फिर 11,100 तक बैंक निफ्टी भी गिर सकता है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन आगे का 1.5 घंटा और डेटा भी बड़े इंटरेस्टिंग निकल कर आ रहे हैं जिन पर मैं फोकस करूंगा दीप। लेकिन उससे पहले क्लोजिंग शो का पहला बिगुल ये है वागले साहब के लिए तैयार, और वागले साहब के लिए बिगुल, वागले का वंडर, और उसके बाद चलते हैं बसीन साहब के पास। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है जब वागले साहब ने पहला बिगुल बजाने की कोशिश की, और इसका मतलब साफ है जब भी बाजार में मंदी छाती तो वागले साहब के लिए हाई बीटा स्टॉक्स तुरंत एक्शन में आते हुए दिखते हैं। वागले साहब बताइए, एक्शन कहाँ है, क्या है, क्या करना है? अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। और ये एकदम अच्छा वाला हाई बीटा स्टॉक है, आपने बिल्कुल सही कहा। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस एक ही प्रॉब्लम है, क्योंकि जब मैंने आइडेंटिफाई किया तो 203 204 था, अभी 201 पे ऑलरेडी आ गया है, लेकिन मुझे अभी भी यहाँ से नीचे 7 से 8 रुपए दिखते हैं। मेरा 193 का टारगेट है, यहाँ पर बेचे 203 के में बाउंस बैक होता है तो ऐड करे, थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस होगा। मैं अभी रिवाइज करता हूँ 205 का, तो आपकी 5 रुपए के रिस्क 10 रुपए के टारगेट अभी बनता है, और पोजिशनली मुझे ये 180 तक नीचे जाते हुए दिखता है। परफेक्ट। तो पहली बात तो ये 200 से लेकर 203 की रेंज में आराम से बेचते रहें धीमे धीमे। 205 का लगाएं स्टॉप लॉस, 193 पहला टारगेट रखें, वहां पर वागले साहब रिव्यू करेंगे, और अगर बाजार ने साथ दिया और नीचे की तरफ ही रहा तो फिर टारगेट फाइनल जो बनेगा वो 180 का बनेगा, और बाजार रिकवर हुआ तो 193 पर आपको करना है प्रॉफिट बुक। ये है राय वागले साहब की तरफ से। आज का पहला स्टॉक आईबुल हाउसिंग, और वागले साहब का फेवरेट भी, हमेशा आपने सुना होगा मस्ती की पाठशाला में कि वागले साहब का फेवरेट शेयर है आईबुल हाउसिंग। आइए अब बसीन साहब को करते हैं शामिल और लेते हैं उनकी बेहतरीन पिक्स। सर नमस्कार, स्वागत है आपका भी। बताएं सर, बाजार वोलेटाइल होते हुए दिख रहे हैं, एक्सपायरी का कमाल है, और क्या कुछ करना चाहिए, क्या डायरेक्शन है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए? देखिए अनिल जी, मैं आपसे 4 महीने से जुड़ा हुआ हूं, और आपको हर महीने आपको बहुत बढ़िया नफा दिलाया है। अब मैं एक थोड़ी सी वार्निंग देता हूं, अगस्त विल बी अ वेरी डिफिकल्ट मंथ। मैंने लास्ट वीक भी कहा था आपसे, मैं रोज कहता हूं हेज कीजिए, तो प्रॉफिट मत छोड़िए और हेज करके चलिए। मार्केट में आपको अंदाजा नहीं, वीकनेस आ सकती है और काफी जोर से आ सकती है। मैं इस कारण से वो नहीं कहना चाहता, लेकिन यू मस्ट बुक प्रॉफिट एंड सिट ऑन कैश अगर आपको हेज करना नहीं आता, और ऑल्टरनेटिवली मीट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और आईएफएल से अकाउंट खोलिए, जैसे आपकी इच्छा है, बट हेज करके चलिए। शेयर बाजार अब काफी चुनौती से गुजरेगा, और अगस्त विल बी अ डिफिकल्ट मंथ। सुबह का अपडेट ये है सर, आपको सुबह पीएल शॉर्ट कराया था 1425, वो 1390 मार गया, उसमें बुक कीजिए। 112.5 मार गया वेदांता, वो बुक करिए। लेकिन अगर आपकी लॉन्ग पोजीशनें खड़ी हैं और स्टॉप लॉस हो गया तो आप उसमें से निकल जाइए। मार्केट विल बी मोर वॉलेटाइल देन यू कैन इमेजिन। अब मैं 2 कॉल दूंगा सर, एक बाय है और एक सेल है। लेकिन अनिल जी, ये एक पेयर ट्रेड है जो अगस्त में बहुत बढ़िया प्ले आउट करेगा अगर आप दोनों रखेंगे। ओके,
अगस्त के लिहाज से बता रहे हैं जी सर, बताएं। दोनों एक साथ ही करना है, पेयर ट्रेड है, इसका मतलब लॉन्ग और शॉर्ट दोनों साथ में करना है, जो वसीम साहब स्पेसिफिकली कह रहे हैं, बताएं सर। अनिल जी, उसका रीजनिंग भी दे दूं। आज आपने पढ़ा है कि सबसे बड़ा आज जो REIT आया था वो 13 बारी ओवर सब्सक्राइब हुआ है। हाँ, माइंडस्पेस और REIT इज अ न्यू फैक्ट जो आपको फॉलिंग यील्ड्स पे आपको मिलेगा। 3% अगर यील्ड है तो 7.5% पे REIT आया माइंडस्पेस का। द नेक्स्ट बिग REIT इन द मंथ ऑफ अगस्त सितंबर विल बी DLF विल, इसको सबसे ज्यादा प्रॉक्सी और बेनिफिट होएगा ऑन दी लो कॉस्ट ऑफ फंडिंग। तो आई एम वेरी बुलिश ऑन DLF। 38 एंड हाफ 39 में लीजिए, 34 एंड हाफ का स्टॉप लॉस है, 165 का टारगेट है इन दिस मंथ और इन सितंबर। उसके सामने शॉर्ट है सर। सबसे जो प्रॉब्लम में बढ़ेगा और सबसे हाई प्राइस है बजाज फाइनेंस। और आज की डेट में प्रॉब्लम कॉर्पोरेट लेंडर नहीं, रिटेल लेंडर है। रिटेल लेंडर में बहुत डिफिकल्टी है। बजाज फाइनेंस यहाँ से बेचिए। अगले महीने का फ्यूचर डिस्काउंट पे चल रहा है, 3220 से लेके 3230, 3340 का स्टॉप लॉस है, 2800 रुपए का भाव आपको इन द मंथ ऑफ अगस्त दिख सकता है। ये पेयर ट्रेड है सर। ओके, तो DLF खरीदे 138.50, 139 के आसपास, 134.50 का स्टॉप लॉस लगाएं, 165 के बड़े टारगेट अगस्त के महीने के लिए। वहीं बजाज फाइनेंस में भी बड़े टारगेट हैं अगस्त के महीने के लिए। शॉर्ट करें आप 3230, 3240 की रेंज में, 3340 का स्टॉप लॉस लगाइएगा, ये 100 रुपये ऊपर का, और 2800 रुपये तक के टारगेट, 500 रुपये, 450 रुपये नीचे के टारगेट हैं आपके लिए वसीम साहब की तरफ से। तो दो बेहतरीन पिक और दोनों ही आपको पेयर ट्रेड के तौर पर इस्तेमाल करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और 2:50 पर वसीम साहब से हम लेंगे उनकी पसंद के BTST कॉल्स भी, उसके लिए भी आप रहिएगा तैयार। इस बीच बाजार तैयार है कमज़ोर होकर अब थोड़े से रुकने के लिए, नहीं और नीचे आते हुए दिख रहे हैं थोड़ा सा। इस बीच SRF के रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। 140 करोड़ के मुनाफे का अनुमान था, 178 करोड़ का मुनाफा है, तो मुनाफे का आंकड़ा पहली नज़र में अच्छा दिख रहा है। कुणाल जी चार्ट तैयार कर, नहीं कुणाल जी, किरण जी है क्या? ओके, किरण जी नहीं है। कुणाल जी चार्ट्स बताइए जरा SRF के चार्ट्स कुणाल जी। अरे जी देखिए, निचले स्तरों से एक रिकवरी आई है और मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पर अब एक फ्लैश बेस बन चुका है जो कि 3830 के आसपास है। उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। ऊपर मुझे लगता है कि जैसे ही 3950 के ऊपर स्टॉक निकलेगा, इसमें आपको दोबारा तेजी बनते हुए दिखेगी। तो 3950 और 3830 ये दो लेवल्स हैं जिनको वॉच करना है। तो 3830 के नीचे ही स्टॉक कमजोर होगा और 3950 के ऊपर मजबूत होगा। तो फिलहाल वेट एंड वॉच करें। अगर आपने पहले का खरीदा हुआ है तो एक स्टॉप लॉस रखें, स्टॉप लॉस 3830 के आसपास रखें। 3950 के ऊपर आप दोबारा से खरीद कर सकते हैं। 3950 के ऊपर मजबूत होगा और 3830 के नीचे होगा खराब। 3950 के पार निकलकर टिक जाए तो फिर स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रखने कुणाल जी अभी से बता दें, क्योंकि ये SRF है, अगर निकलता है तो फिर हाथ में आता नहीं है, इसलिए पहले से ही बता दें सर। अनिल जी बिल्कुल आपने सही कहा कि जब निकलता है तो मौका नहीं देता है। तेज गति से चलने वाला शेयर है। यहाँ पर अनिल जी स्टॉप लॉस अगर 3950 के ऊपर आप खरीदते हैं तो स्टॉप लॉस रखें 3910 पर, 3910 पर 40 रुपए नीचे एक स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 40-20 का 40-20 का होगा और दूसरा टारगेट 40-50 का होगा। ट्रेंड काफी मजबूत है, ब्रेकआउट आए तो जरूर खरीदना चाहिए। ब्रेकआउट आए तो ज़रूर खरीदना चाहिए। और वैसे आप स्टॉक पे थोड़ा नेगेटिव मूव देख रहे हैं, बट नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं SRF के, तो अच्छे नतीजे मान सकते हैं जहां तक अनुमान के मुताबिक सवाल है इनके नतीजों का। नजर रखते हैं SRF पर, नजर रखते हैं कई और स्टॉक्स पर जो आज आपको एक्शन में, भरपूर एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं, अब 350 अंकों की गिरावट आपको बैंक निफ्टी इस समय दिखाता हुआ दिख रहा है, तो वहां पर परेशानी थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है इस समय। प्रेशर में सबसे ज़्यादा आज दिख रहा है मन्नापुरम फाइनेंस। यहाँ पर लगभग अब 10% की गिरावट आ गई है। नतीजे उतने खराब नहीं थे, पर नतीजों से जब से चाल शुरू हुई है स्टॉक की, आपने गिरावट ही आती हुई देखी है। सुमित जी, क्या चल रहा है मन्नापुरम फाइनेंस के साथ? ये 165 पर आ गया 180 से फिसल कर, क्या अब यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा या और थोड़ी कमजोरी बनेगी इसकी? मन्नापुरम में आज एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल रहा है और ब्रेकडाउन है चार्ट्स के ऊपर, क्योंकि पिछले एक हफ्ते के लो ब्रेक हुए हैं। स्टॉक के अंदर अभी और गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसमें 158 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बाइंग के लिए एक बार वेट करना चाहिए और जिन्होंने सेल कर रखा है
वो पोजीशंस को होल्ड करे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करे, जिसके अंदर ऊपर में जब तक ये 170-172 का लेवल नहीं तोड़ता तब तक इसके अंदर एक बार वापस से अपसाइड मूव देखने को नहीं मिलेगा, और नीचे में 158 रुपए से लेके 155 रुपए तक का मूव मन्नापुरम में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो 10% का निचला सर्किट आने की तैयारी है मन्नापुरम में, वहां पर नजर रखिए। पर आइए कुछ ऐसे इवेंट्स जिन पर हमारा फोकस है, कौन से ट्रिगर्स हैं बाजार पर जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, और साथ ही खबरों वाले शेयर्स सभी आपको बता देते हैं। आशीष और पूजा हमारे साथ तैयार हैं। आशीष, आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए आने वाले दिनों के लिए कौन से इवेंट्स, कौन से ट्रिगर्स पर बाजार की नजर है? हिमांशु, लंबी सूची इवेंट्स की सबसे पहले आज के जो इवेंट्स है वहां पर नजर डालते हैं। पीएम मोदी जो है मार्केट रेगुलेटर से मिलेंगे, सेबी के चेयरमैन और आरबीआई गवर्नर से शाम 4 बजे इनकी मुलाकात होगी, और इस मीटिंग में मैं आपको बता दूं कि निर्मला सीतारमन, नितिन गडकरी और पीयूष गोयल जी भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा वायदा बाजार में एक अहम डेवलपमेंट हुआ है। जुलाई सीरीज की एक्सपायरी से यानी आज के बाद अगर आप देखें तो एनसीसी और जस्ट डायल ये एफएनओ यूनिवर्स से बाहर होते हुए नजर आएंगे। कुछ बड़ी कंपनीज की एजीएम भी है, तो वहां पर भी फोकस रखना होगा। एचडीएफसी लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डीज, पिरामल एंटरप्राइज, टाटा पावर और बीएससी लिमिटेड। इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो, इनकी पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक है। यूएस मार्केट्स पर फोकस रखना होगा। यूएस में जो Q2 जीडीपी के आंकड़े हैं, ग्रोथ के आंकड़े, वो जारी होते नजर आएंगे। 2 राइट इश्यूज हैं, यहाँ पर फोकस रखेंगे। गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क, यहाँ पर करीब 27 शेयरों पर 4 राइट शेयर मिलेंगे निवेशकों को 72 रुपए के भाव पर, करीब 80 रुपए के आसपास क्लोजिंग है, और ये जो राइट इशू है आज से लेके 30 अगस्त तक खुला रहेगा। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, यहाँ पर भी राइट इशू आज बंद होते हुए नजर आएगा। 570 रुपए प्रति शेयर राइट इशू का भाव है, और 26 शेयरों के बदले 3 राइट शेयर निवेशकों को मिलते हुए नजर आएंगे। नतीजों की लंबी सूची है। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आएंगे बाजार बंद होने के बाद। एफएनओ में टोरेंट फार्मा है, डाबर है, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट है, मैक्स फाइनेंशियल्स है, और कैश स्पेस में भी अगर आप देखें तो टाटा कम्युनिकेशंस के नतीजे नजर आते हैं। 31 जुलाई यानी शुक्रवार, कल निफ्टी 50 में एक अहम बदलाव होगा। वेदांता की जगह एचडीएफसी लाइफ शामिल होगा, क्योंकि डीलिस्टिंग की प्रक्रिया वेदांता करना चाहता है, जिसके चलते अनलॉक 2.0 खत्म होगा, यानी अगले दिन से अनलॉक 3.0 शुरुआत होगी। एंड सिंगापुर के जो मार्केट्स हैं वो बंद होंगे, क्योंकि ईद के कारण सिंगापुर के मार्केट्स में ट्रेडिंग बंद होगी। सुप्रीम कोर्ट में BS4 इन्वेंट्री मामले पर सुनवाई होगी, और नतीजों की लंबी लिस्ट है। निफ्टी की कंपनी आईओसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सन फार्मा, यूपीएल, टाटा मोटर्स और टाटा केमिकल, जस्ट डायल, ये अपने नतीजे पेश करते हुए नजर आएंगे। 1 अगस्त को नजर रखेंगे कैश मार्केट्स के नतीजों पर। विनाती ऑर्गेनिक्स, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, रिलैक्सो फुटवेयर्स, और जुलाई ऑटो बिक्री के आंकड़े आएंगे, तो ऑटो स्टॉक्स पर भी फोकस रखना होगा। इसके अलावा बजाज ऑटो पर खास फोकस रखेंगे, क्योंकि राहुल बजाज ने जो अपने चेयरमैनशिप से इस्तीफा दिया है, उनको रिप्लेस करेंगे संजीव बजाज, तो यहाँ पर बजाज ऑटो पर फोकस रहेगा। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये स्टॉक पर भी फोकस रखेंगे, क्योंकि अगस्त में जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आएगा डिसइन्वेस्टमेंट के लिए, तो वहाँ पर फोकस रखेंगे। और अगस्त के पहले हफ्ते में बैंकिंग स्टॉक्स पर भी खास नजर रहेगी, क्योंकि 17 जून को जो सुप्रीम कोर्ट ने मोरेटोरियम पर सुनवाई टाल दी थी, अब पहले हफ्ते में हो सकता है कि वहाँ पर जो ब्याज माफी है इसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट आए। तो ये कुछ अगले 3 दिन के इवेंट्स हैं जहाँ पर आपको नजर रखनी होगी। बिल्कुल, भरपूर इवेंट्स है जहां पर हमें नजर रखनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए आशीष। पूजा भी हमारे साथ हैं। पूजा, बताइए मार्केट्स खुलने के बाद कौन से स्टॉक्स खबरों के दम पर एक्शन में आए हैं? जी, काफी सारे नंबर्स आए हैं दीपांशु। एचडीएफसी लिमिटेड ने भी थोड़ी देर पहले नंबर्स देखे, उस पर डिस्कशन हो चुका है, लेकिन एक क्विक अपडेट आपको देते थे। नंबर काफी अच्छे हैं, अनुमान से जो हम अनुमान कर रहे थे उससे बेटर नंबर्स निकल कर आए हैं। और ग्रॉस एनपीए घटा है, 1.99% से घटकर 1.87% के नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं, और मुनाफा भी जो हम अनुमान कर रहे थे उससे बेटर साइड पर ही देखने को मिल रहा है। ये है एचडीएफसी लिमिटेड के नंबर्स। इसके अलावा अजंता फार्मा के भी नंबर्स आए हैं, नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। आय में बढ़त हुई है, 668 करोड़ आए हैं, 612 से बढ़कर, और मुनाफा भी 115 करोड़ से बढ़कर 148 करोड़ आया है। और मार्जिन और ऑपरेशनल फ्रंट पर भी नंबर्स काफी अच्छे हैं। मार्जिन 27.5% से बढ़कर इस बार 33% कंपनी ने पोस्ट किए हैं। पिरामिड एंटरप्राइजेस के नंबर्स भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आय की अगर बात करेंगे तो वहां पर कमी जरूर आई है, लेकिन मुनाफे में बढ़त देखने को मिली है। 448 करोड़ से घटकर 496 करोड़ के नंबर्स इस बार कंपनी ने पोस्ट किए हैं। अनुमान से बेहतर नंबर्स यहां पर भी देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद सीक्वेंट साइंटिफिक, इस कंपनी ने भी कुछ ही देर पहले अपने नंबर्स घोषित किए। मुनाफा बढ़ा है 11 करोड़ से बढ़कर 21 करोड़, और आय में भी बढ़त देखने को मिली है, 278 करोड़ से बढ़कर 310 करोड़। नंबर्स अच्छे यहां पर देखने को मिल रहे हैं। हेस्टर बायो के भी नंबर्स आए हैं,
नंबर्स कमजोर हैं। आय और मुनाफे दोनों में ही गिरावट दर्ज हुई है। मुनाफा 45 करोड़ से घटकर 41 करोड़ और आय भी 8 करोड़ से घटकर 5.5 करोड़ की कंपनी ने पोस्ट की है। गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्ट्स, इस कंपनी ने भी अपने नंबर घोषित किए। नंबर्स यहाँ पर भी कमजोर हैं। मुनाफा काफी ज्यादा घटा है, 59 करोड़ से घटकर जो इस बार का नंबर आया वो 11 करोड़ आया है। और आय में भी गिरावट इस बार देखने को मिली है। मार्जिन्स के फ्रंट पर भी नंबर्स कमजोर नजर आ रहे हैं। इसके बाद श्री दिग्विजय, यहाँ पर भी कंपनी ने अपने नंबर्स घोषित किए हैं। नंबर्स वीक है। मुनाफा 15 करोड़ से घटकर 9 करोड़ है और आय 120 करोड़ से घटकर 87 करोड़ कंपनी ने घोषित किया है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, ये कंपनी मुनाफे से घाटे में आ चुकी है। 90 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 100 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज किया है। और किर्लोस्कर ऑयल्स, ये भी कंपनी मुनाफे से घाटे में आ चुकी है और 46 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले करीब 7 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज किया है। तो ये तो बात हुई नतीजों की। इसके अलावा खबरों की बात करें तो आईआरबी इंफ्रा कोजेंसीज के हवाले से खबर आ रही है कि राहत पैकेज में इंफ्रा पर खर्च बढ़ाने पर फोकस संभव है और अगस्त में तीसरे राहत पैकेज का ऐलान हो सकता है। तो इससे आईआरबी इंफ्रा को फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। आईओसी के लिए भी एक एक्सक्लूसिव खबर हमें मिली है। आईओसी के 3,800 करोड़ के प्रोजेक्ट के जमीन अधिग्रहण को मंजूरी मिल चुकी है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में इस जमीन अधिग्रहण की इजाजत दी गई है। तो आज ये भी फोकस में था। और आखिर में बात करते हैं ब्लॉक डील की। वेदांता में 21 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं। 109 रुपए 95 पैसे के भाव पर ये सौदे देखने को मिले हैं वेदांता में। ओके, भरपूर एक्शन है बाजार में और कई सारे स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आपको एक्शन में आते हुए दिखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा हमें इन सब स्टॉक्स के बारे में बताने के लिए। एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी पर फिर से नजर डाल दीजिए क्योंकि प्रेशर और बढ़ता जा रहा है। इस समय अब निफ्टी 11,100 के नीचे फिसल चुका है। 1% की गिरावट आ रही है, 110 अंक नीचे है। और निफ्टी बैंक पर भी नजर रखिए, वहां पर भी अब आप लगभग 450 अंकों की गिरावट देख रहे हैं। इस समय 21,600 के नीचे फिसल चुका है। जहां तक निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों का ही सवाल है तो थोड़ा प्रेशर एक्सपायरी से पहले और बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है। इस समय बैंक्स में ही सबसे ज्यादा प्रेशर आ रहा है, चाहे वो इंडसइंड बैंक हो या फिर एक्सिस बैंक हो, जो सबसे ज्यादा गिरावट दिखा रहे हैं। एसबीआई कल नतीजों से पहले वीक है और आईसीआईसीआई बैंक में भी अभी ब्रेकडाउन आया है। बिगुल बजाते हैं वागले साहब के लिए, उनके पास एक और कॉल है। दीपांशु, बैंकिंग स्पेस में मुझे वीकनेस दिखाई देती है। आईसीआईसीआई बैंक ने अभी 345 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक किया है। बड़ा वाला स्टॉप लॉस नहीं होगा, सिर्फ एक 2 से ढाई रुपए का स्टॉप लॉस होगा। 346 का स्टॉप लॉस होगा, अभी 344 है तो 346 के ऊपर का थोड़ा सा स्टॉप लॉस होगा। और मुझे ऑन द डाउन साइड 333 टू 330 के एक 10 से 12 रुपए की मूव दिखाई देती है। ओके, 333 के टारगेट रखिए। आईसीआईसीआई बैंक में एक बड़ा ब्रेकडाउन आपको इस समय आते हुए दिख रहा है और उस स्टॉक पर प्रेशर भी इस समय बढ़ रहा है। सुमित जी, एक्सिस बैंक यहाँ पर भी एक बड़ा ब्रेकडाउन है, इसकी चार्ट देखकर भी बताइए क्या यहाँ पर भी और बड़ी फॉल आ सकती है? देखिए, निफ्टी में ऊपरी लेवल से दीपांशु अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है और एक्सिस बैंक का अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ओवरऑल पिछले 7 दिनों में हमने जो ट्रेंड देखा है वो डाउन साइड का देखा है। बीच में एक दिन 2 दिन थोड़ा सा बाउंस जरूर देखने को मिला बट सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। तो कोई भी पुल बैक बाउंस बैक आता है तो एक्सिस बैंक में सेल करके काम करना है। 3 दिन पहले का लो है 424 का, जैसे ही वो ब्रेक होगा तो 410 की तरफ आते हुए हमें फिर एक्सिस बैंक देखने को मिल सकता है। कोई भी बाउंस पे एक्सिस बैंक में सेल साइड का व्यू लेके काम करना है। ओके, एक्सिस बैंक में भी सेल साइड का व्यू लीजिए। आईसीआईसीआई बैंक में आपको बिकवाली दिख रही है, बैंक निफ्टी प्रेशर में है, एसबीआई पर आपने ज़्यादा गिरावट भी इस समय आती हुई देखी है। तो फाइनेंशियल्स ही हैं जहां पर सबसे ज़्यादा प्रेशर इस समय बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जो अच्छे आउट परफॉर्मर्स थे जो गिरावट दिखा रहे हैं, उनमें से एक है टाटा मोटर्स, जिसमें पिछले 2-3 दिनों से अच्छी तेजी बन रही थी, वहां पर गिरावट है। और दूसरा हीरो मोटोकॉर्प। बंसल जी, हीरो मोटोकॉर्प पर भी नजर डालिए, अब 3% की गिरावट है, 2700 ब्रेक करने की तैयारी में हीरो मोटोकॉर्प। अगर इसके भी नीचे गया तो कितनी और गिरावट आ सकती है यहाँ पर? देखिए दीपांशु, हीरो मोटर कॉर्प में तो करेक्शन शुरू हुई है और जिन लेवल्स की आप बात कर रहे हैं वो लेवल्स टूटते हैं तो 2610 2615 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। बट दीपांशु, अगर ऑटो स्पेस में शॉर्टिंग करनी हो तो हीरो मोटर कॉर्प को छोड़ के नजर रखनी चाहिए अशोक लीलैंड पर। अशोक लीलैंड में एक नेगेटिव क्रॉसओवर
और प्लस में एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर 48 रुपीज 90 पैसा, मात्र 30 पैसे नीचे कैश में 48.90 के लेवल्स टूटते हैं अशोक लीलैंड के अंदर, तो यहाँ पर एक अच्छी खासी मंदी देखने को मिलेगी। तो अगर बेचना हो तो अशोक लीलैंड को बेचना, हीरो मोटोकॉर्प में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प पे वेट एंड वॉच करिए, पर अगर बेचना चाहें तो अशोक लेलैंड को बेच सकते हैं। ये और कमज़ोर इस समय आपको आते दिख रहा है। पूरा बाजार का मेकअप ही इस समय थोड़ा कमज़ोर हो रहा है। हालांकि निचले स्तरों से अब हल्की सी रिकवरी आई है। निफ्टी में 20 पॉइंट्स की रिकवरी आई है, बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट्स की रिकवरी आई है निचले स्तरों से। पर पूरा का पूरा सेटअप इस समय कमज़ोर लग रहा है। और डाउ फ्यूचर्स पर भी नजर रखिए, क्योंकि वहाँ पर भी अब गिरावट है। अब लगभग 250 पॉइंट्स नीचे आपको डाउ फ्यूचर्स भी दिख रहा है। तो थोड़ा ग्लोबल एक्शन और थोड़ा एक्सपायरी रिलेटेड एक्शन, दोनों का अगर आप मिक्स देखेंगे इस समय, तो प्रेशर और बढ़ते जा रहा है बाजार में। कुणाल जी, आज सुबह इक्विटास पर आपका एक चार्ट कॉर्नर का सेल कॉल था। प्रेशर जरूर आया है इक्विटास में, और कोई टारगेट स्टॉप लॉस रिवीजन करना चाहेंगे इसमें, और यहां से गिरावट देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल गिरावट बनती दिख रही है। डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है दीपांशु, जिसकी बात हम लोगों ने आज सवेरे की थी। और बिल्कुल उसी तर्ज पर अगर आप देखें तो उज्जीवन में भी बिल्कुल आइडेंटिकल चार्ट फॉर्मेशंस हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों ये जो माइक्रो फाइनेंस की कंपनियां हैं, दोनों में आपको गिरावट बनते हुए दिखेगी। तो उज्जीवन भी बेच सकते हैं, और इक्विटास में हमारे टारगेट्स इंटैक्ट है। हमें लगता है कि स्टॉक जो है वो 48 रुपए का लेवल पहले दिखाएगा, बाद में 45 तक भी फिसल सकता है। तो दोनों काउंटर्स कमजोर दिखते हैं चार्ट्स में। बिल्कुल, तो उज्जीवन इक्विटास दोनों ही वीक दिख रहे हैं, और ऑलमोस्ट दोनों की जब भी चाल होती है तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही चाल होती है। तो उस हिसाब से आप देखें तो और गिरावट आती हुई दिख रही है। जुबिलेंट फूड, सुमित जी, ये दूसरी डायरेक्शन में चल रहा है। यहाँ पर क्या मूवमेंट है? वीक बाजार में अच्छी गेंस दिखा रहा है, क्या यहाँ से और तेजी बनते हुए दिखते हैं? हाँ, इसकी कहानी कुछ अजीब ही चल रही है। ये स्टॉक मार्केट नीचे होता है तब ऊपर चलता है, मार्केट ऊपर होता है तब नीचे चलता है। अभी इसके अंदर फिलहाल पिछले एक महीने का अगर ट्रेंड देखते हैं तो ये स्टॉक ने जो रेंज में ट्रेड किया, चैनल में जो ट्रेड किया, वो करीब करीब 1620 रुपया नीचे में है, जो कि स्टॉक का 200 डीएमए लेवल्स भी है। और ऊपर में स्टॉक के मल्टीपल रेजिस्टेंस है 1780 1790 के आसपास। फ्रेश बाइंग के लिए एक बार वेट करें, चैनल के ऊपरी रेजिस्टेंस के पास आ चुका है। 1780 1785 का लेवल अगर टूटता है तो ये इसके बाद एक अच्छा मूव दिखाएगा, नहीं तो यहाँ से वापस से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, और नीचे में 1700 1650 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। तो एक चैनल में ट्रेड कर रहा है जुबिलेंट फूड, फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। ओके, फ्रेश बैंक के लिए इंतजार करते हैं, पर इंतजार करने की जरूरत नहीं है अनिल जी की स्ट्रैटेजी के लिए। और आज समय से पहले ही आ रही है जिस तरह से बाजार में एक्शन है, तो जल्दी से स्ट्रैटेजी का बिगुल बजाते हैं। अनिल जी, ग्लोबल क्यूज जैसे मैं अभी बता रहा था सर, थोड़े कमजोर दिख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स में थोड़ी देर पहले तेज गिरावट आई थी, अब 250 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स भी 1.25% की गिरावट दिखा रहे हैं। और अब यूरोप के बाजारों में भी गिरावट बढ़ी है, 1 से 1.5, बल्कि जर्मनी के बाजार तो अब 2% नीचे हैं। तो यूरोप के बाजारों में गिरावट बढ़ती जा रही है सर। किस तरह से एक्शन को देखना चाहिए, और एक्सपायरी के पहले कितनी वॉलेटिलिटी है इस समय? दीप, इस वॉलेटिलिटी के संकेत कल आ गए थे। कल आपको याद होगा 2:30 बजे, इसीलिए मैं कह रहा था कि पहली बार ऐसे संकेत आ रहे हैं। और कल हम आपको लगातार यही कह रहे थे कि कल कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, उसकी तैयारी रखिए। और बड़ा दोनों तरफ हुआ है, 11,300 टच जरूर होगा। आज सुबह टच हुआ है, वहाँ से देखिए जिस तरह की धुलाई हुई है वो गजब की है। 11,300 से आप सीधा 11,100 पर आए हैं, यानी कि 200 पॉइंट मिनटों में निफ्टी निकला है। लेकिन उससे बड़ी बात है कि बैंक निफ्टी देखिए 22,250 से 21,600 के आसपास। आज का आपको फाइनल सपोर्ट लेवल 21,600 ही दिया था, एग्जैक्टली 21,580 पर लो बनाया है। तो लगभग 850 पॉइंट का करेक्शन बैंक निफ्टी में ऊपरी स्तरों से आया है। जिन लेवल्स पर आप अभी हैं, ये आखिरी उम्मीद है बैंक निफ्टी की, 21,500 21,600 की रेंज, ये आखिरी उम्मीद है। निफ्टी में 11,090 का लो इस पूरे हफ्ते में हमने उसको नहीं तोड़ा है, एग्जैक्टली वहीं पर सपोर्ट लिया है। 11,087 का लो है, और इस बार भी आज भी 11,089 का, तो एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल पर है, और ये आखिरी उम्मीद है। अगर यहाँ से गए तो फिर निफ्टी के लिए 11,000 तक का रास्ता खुला। लेकिन एक चीज़ जो है ना, थोड़ी सी डिस्टर्बिंग और अनकंफर्टेबल, जो कल पकड़ में आई थी कि क्यों किसी ने 11,341 का हाई बनने के बावजूद 11,300 के कॉल पर 34 लाख शेयर कल जुड़े थे इसी वक्त 2
9:25-30 पर जब हम बात करते हैं। आज 11,300 के कॉल पर 67 लाख शेयर जुड़े हैं, 11,250 पे 40 लाख शेयर जुड़े हैं। तो जमकर कॉल राइटिंग ऊपर होती हुई दिख रही है, जो आपको कंफर्टेबल फीलिंग नहीं दे रही। अब डिस्कम्फर्ट कहाँ से आ रहा है और आज एक्सपायरी तक क्या कुछ होगा? एक्सपायरी तक अब आपके लिए 11,200 पार करना भी बहुत मुश्किल होगा। उसके रीज़न मैं बताऊं दीप, देखिए 11,200 और 11,150 के नीचे आने के बाद कॉल ऑप्शंस में 1,15,00,000 शेयर लॉन्ग ऐसे खड़े हैं जो रिस्क पर हैं। अगर 11,150 के नीचे आप बने रहते तो, अगर 11,100 के नीचे आज का लो तोड़ देते हैं तो फिर रिस्क और बढ़ जाती। कैसे? तब 65 लाख शेयर और जुड़ जाएंगे, यानी 1,90,00,000 शेयर लॉन्ग पोजीशन में है पुट राइटर्स, उनको आज पैसे लगना तय है। इसलिए 11,150 तोड़ते ही ऑलरेडी 1,15,00,000 शेयर है, ये लॉन्ग अनवाइंडिंग वाला प्रेशर बनेगा। और अगर 11,100 तोड़कर टिक गए तो 1,90,00,000 शेयरों की लॉन्ग अनवाइंडिंग या फिर इनकी रिस्क है। इसलिए पहली चीज़ ये कि आपको खरीदना बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि अब बेचना क्या है। जब बेचना, निफ्टी एकदम अपने अहम सपोर्ट के आसपास है, या यहाँ से 50 या 100 पॉइंट की जगह, अब आप स्टॉक्स ढूंढिए। अब वागले साहब का काम शुरू हो गया है जोर शोर से। ये मार्केट वागले साहब के लिए है, जहाँ पर वागले साहब शॉर्ट कॉल्स अच्छे ढूंढते हैं और उसमें उनकी महारत है, और वो पहले ढूंढ कर लाते हैं, हाई बीटा स्टॉक्स ढूंढते हैं। तो अब शॉर्ट जो कम गिरे नहीं गिरे, वहाँ पर एक्शन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ये चीज़ ध्यान में रखिए। अब आइए बैंक निफ्टी में। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, जिस तरह से 11,200 से 11,300 की रेंज में कॉल राइटिंग हुई है, गजब की कॉल राइटिंग हुई है। कोई बहुत सोच समझकर दबाकर बेच रहा है, ये साफ नजर आ रहा है। आप अलर्ट कल ही किया था, आज सुबह भी किया था कि बड़ा एक्शन दिखेगा। आज सुबह का पहला सेंटेंस यही था कि निफ्टी वाले आपको 3 पॉइंट SGX ऊपर दिख रहा हो, सुस्ती दिख रही हो, लेकिन आज का दिन बड़े एक्शन वाला रहने वाला है और दोनों तरफ का एक्शन होगा। अब आइए निफ्टी, बैंक निफ्टी 21,500 आपकी आखिरी उम्मीद है। 16 लाख शेयर है, वहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, वहाँ पर टिक गए तो ठीक। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम बैंक निफ्टी में ऑलरेडी है। जब आप 21,800 तोड़ चुके हो, 21,700 तोड़ चुके हैं, आप अभी 21,700 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। 55 लाख शेयर पुट राइटर्स ऐसे हैं जो रिस्क पर है। 21,700 से लेकर ऊपर तक के हर लेवल पर पुट राइटिंग जो हुई है, जिन्होंने तेजी की पोजीशन बनाई है, वो 55 लाख शेयर हैं। 21,600 के गिनेंगे तो 10 लाख शेयर और हो जाएंगे, और 21,500 पहुंचे तो 15 लाख शेयर और, यानी 25 लाख शेयर के और जुड़ने का इरादा है। 55 लाख शेयर तो ऑलरेडी रिस्क पर हैं ही 21,700 के नीचे, ये बड़ी दिक्कत है। 22,000 पार करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और 22,000 पर 18 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। फिर उसके बाद हर लेवल पर 22, 200, 300 दबाकर कॉल राइटिंग हुई है। तो जबरदस्त कॉल राइट्स हुए हैं। तो बस ये आखिरी सपोर्ट लेवल के आसपास है, बस यहाँ रुके तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके लिए और गिरावट गहरा सकती है। लेकिन एक बार अहम सपोर्ट के आसपास आए, जो 21,600 का निफ्टी का बनता है, 21,500 से 21,600, और बैंक निफ्टी का 11,050 से 11,100, और बैंक निफ्टी का 21,500 से 21,600। एक्सपायरी का दिन है, इसलिए मैं कहूँगा शांति से बैठिए, सिर्फ मूवमेंट देखिए, उछाल आने दीजिए, उछाल आए तो निकलने का सोचिए। 11,200 के आसपास आपको निफ्टी मिलता है, एग्जिट करिए। 22,000 के आसपास बैंक निफ्टी मिलता है। आई डोंट नो मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन आप किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं। तो उछाल का इंतजार किए, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो आपका स्टॉप लॉस आपको पता है 11,000 निफ्टी, 21,500 बैंक निफ्टी, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखिए। जी दीप, ये है आज का डेटा एनालिसिस। डेटा साफ तौर से कह रहा है मुश्किल है मामला। मुश्किल लग रहा है मामला अनिल जी, जिस तरह से गिरावट आ रही है। हालांकि 11,100 के वापस ऊपर आ गया है, निफ्टी होल्ड करने की कोशिश ज़रूर कर रहा है, पर मुश्किल लग रही है जिस तरह इस समय बाजार की चाल है। चलिए, एक्शन भरपूर है, और एक्शन आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में उतना नहीं है जितना आप फिर बाकी स्टॉक्स में देख रहे हैं। सुबह से थोड़ा पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, बट एकदम सपाट ट्रेड हो रहा है रिलायंस में नतीजों से पहले। संदीप ग्रोवर हमारे साथ हैं। रिलायंस पर एक तो नतीजों के बारे में क्या अनुमान है वो बताएंगे, और साथ ही बुल और बेयर केस जो है रिलायंस के लिए। तो संदीप, पहले तो नतीजों पर ही बात करते हैं। ओके, संदीप मैं आपके पास आऊं, इससे पहले डाबर के चार्ट पुल अप करते हैं, और कुणाल जी आप भी डाबर के स्टॉक को देखिए। नतीजे यहां पर आ रहे हैं, जहां तक डाबर का सवाल है। 342 करोड़ रुपए का मुनाफा आया है, और हमारा अनुमान था यहाँ पर लगभग 325 करोड़ का। तो आप फर्स्ट कट में देखें तो मुनाफा अनुमान से हल्का सा बेहतर ही आते हुए दिख रहा है, ऑलमोस्ट इन लाइन के हिसाब से, बट हल्का बेहतर है। बट अगर आप YOY कंपैरिजन देखें तो फिर 364 के करोड़ के कंपैरिजन में 342 करोड़ का है, तो उतनी ज्यादा गिरावट भी नहीं है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ मुनाफे की बात करें डाबर की, तो फिर अच्छा ही लग रहा है। जहां तक बॉटम लाइन का सवाल है, हम अनुमान भी लगा रहे थे, जहां तक वॉल्यूम ग्रोथ है -12
12 to -14% का अनुमान था वर्सेस ऑलमोस्ट 10%। तो वहां पर भी देखना पड़ेगा क्या वॉल्यूम ग्रोथ है। कुणाल जी, चार्ट स्ट्रक्चर आज तो थोड़ा कमजोर बाजार है, वैसे डाबर का चार्ट क्या बता रहे हैं सर आपको? देखिए दीपांशु, इंट्राडे चार्ट्स पर एक डबल टॉप पैटर्न बना है जिसका ब्रेकडाउन आता हुआ दिख रहा है, तो मेरी राय में शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी और गिरावट देखने को मिलेगी। हल्का सा भी उछाल आए तो उसमें बेचें। 492 का स्टॉप लॉस रख लें, 492 का। मुझे ये स्टॉक 479 478 तक फिसलता हुआ दिख रहा है। 478 पर एक सपोर्ट है जो टूटा तो फिर 472 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो चार्ट कमजोर हुआ है, डबल टॉप पैटर्न इंट्राडे चार्ट्स पर है, तो मेरी राय में बेच करके चलना चाहिए। ओके, डबल टॉप पैटर्न है चार्ट्स पर, बेच कर चलना है जहां तक डाबर का सवाल है। आय की बात करें तो 2273 करोड़ से घटकर 1980 करोड़ पर आय आई है और हमारा अनुमान 1975 करोड़ था। तो एकदम बैंग ऑन इन लाइन विद एस्टिमेट्स जहां तक आय का फिगर है इसका, और मुनाफा अनुमान से थोड़ा बेहतर ही है। तो उतने खराब नंबर्स नहीं दिख रहे हैं फर्स्ट कट में जहां तक डाबर का सवाल है। पर हाँ, वॉल्यूम ग्रोथ और मोर इम्पोर्टेंटली मैनेजमेंट की आगे की कमेंट्री वो इंपॉर्टेंट होगी इस स्टॉक के लिए, तो डाबर पर नजर रखते हैं। पर संदीप हमारे साथ तैयार है रिलायंस पर बात करने के लिए। संदीप, पहले तो बताइए कि रिलायंस के जो नतीजे आने वाले हैं उनके लिए क्या अनुमान लगाया जा रहा है इस बार? देखिए, नंबर्स कमजोर रहेंगे, हमारा अनुमान है कंसोलिडेटेड आधार पे। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो इनकी आय और साथ ही साथ कामकाजी मुनाफा करीब 23% के आसपास गिरते हुए दिखेंगे। मार्जिन जरूर मेंटेन रहेंगे 16% के आसपास, लेकिन मुनाफा अगर आप एडजस्टेड आधार पर देखेंगे तो 27% के आसपास का ड्रॉप वहां पे भी आपको आता हुआ दिखेगा। पिछली तिमाही में आपको याद होगा 4250 करोड़ रुपए का एक एक्सेप्शनल लॉस इन्होंने बुक किया था, तो उसको अगर आप छोड़ दें तो फिर आपको 22% के आसपास की मुनाफे में बढ़त नजर आएगी। जो कमजोरी आ रही है एडजस्टेड आधार पे, उसमें रिफाइनिंग जो कि सबसे बड़ा सेगमेंट है वहां पे इस बार कमजोरी रहेगी। $9 के आसपास के जीआरएम्स थे। ज्यादातर एनालिस्ट अनुमान कर रहे हैं कि $6.25 से $6.5 ये रेंज है जिसके बीच में इस बार जीआरएम्स कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। सिंगापुर जीआरएम्स आप देखिए 2 दशक के निचले स्तर पर है, करीब $1.25 के आसपास के लेवल्स वहां पे देखने को मिले थे। तो रिलायंस के भी जीआरएम्स इस बार कमजोर रहेंगे। दूसरी ओर पेटकेम वॉल्यूम्स कम रहेंगे लॉकडाउन की वजह से, हो सकता है थोड़ा मार्जिन बढ़कर इस बार आते हुए देखें, लेकिन कोई खास सहारा वहां से भी नहीं देखने को मिलेगा। और जो नए बिजनेसेस हैं उसमें रिटेल देखिए, एक तो सीजनल वीकनेस होती है और उसके साथ साथ इस बार माना जा रहा है कि नंबर्स वैसे भी कमजोर साइड पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि लॉकडाउन का भी जो इंपैक्ट है वो इस बार नंबर्स पे साफ तौर पे देखने को मिलेगा। केवल एक ही सेविंग पॉइंट है इस बार, वो है जियो। वहां पे टेलीकॉम साइड पे नंबर्स काफी मजबूत रह सकते हैं। तिमाही दर तिमाही जो अनुमान है उसमें 2 फैक्टर्स हैं। एक तो इन्होंने जो प्राइस हाइक लिया था, टैरिफ हाइक किए थे इन्होंने दिसंबर में, वो, और उसके साथ साथ 1 करोड़ ग्राहक नए जुड़ने का अनुमान है। तो उसकी वजह से 6% के आसपास आय में, अबिडा में 13.5% की बढ़त आएगी। मार्जिन जो 41.5% थे वो बढ़कर 44.5% हो जाएंगे और मुनाफे में भी करीब 11% के आसपास की बढ़त आएगी, क्योंकि आरपू जैसे मैंने कहा 130 रुपए 60 पैसे वाले 134 से 136 की रेंज में आ सकते हैं। हमने एयरटेल के नंबर्स ऑलरेडी देखे थे, उसी तर्ज पे जियो के नंबर्स भी काफी स्ट्रांग रह सकते हैं। तो ओवरऑल तो नंबर कमजोर रहने हैं रिलायंस के, लेकिन जियो का कितना बड़ा सपोर्ट आएगा ये कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा कि कितनी गिरावट तिमाही दर तिमाही इस बार नंबर्स में देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो नज़र रखते हैं रिलायंस की परफॉर्मेंस पर और ऑफ कोर्स इसका बाजार पर भी एक्शन फिर आते हुए आपको दिख सकता है। थोड़ी देर में संदीप आपसे रिलायंस पर बुल और बेयर के बारे में बात करेंगे, पर अभी बिगुल बजाते हैं सुमित जी के लिए, उनके पास एक और सुपर हिट कॉल तैयार है। बताएं सुमित जी। दीपांशु, पुट लेने का सलाह रहेगा। मंदी का कॉल आया है आरबीएल बैंक में ब्रेकडाउन है। आरबीएल बैंक ने पिछले 5 दिन के लेवल तोड़े हैं। 170 वाला पुट अगस्त सीरीज का 15.5 रुपए का अभी भाव है, लेने का सलाह रहेगा। 5 दिन के लो ब्रेक हो रहे हैं। जिस तरह से आरबीएल बैंक में गिरावट देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि स्टॉक यहां से अच्छा फॉल दिखाएगा और एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। 160 रुपया 155 रुपए तक मेरे को लगता है आरबीएल बैंक में हमको नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो 170 वाला पुट अभी खरीदारी करे, नीचे में 12 रुपए का इसके अंदर लगाए स्टॉप लॉस, और ऊपर में मेरे को ऐसा लग रहा है कि 22 रुपए से लेके 25 रुपए तक के लेवल आरबीएल बैंक के 170 के पुट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करे 170 का पुट, 12 का स्टॉप लॉस, 22 रुपए से लेके 25 रुपए तक के टारगेट होंगे। एक एक करके सभी बैंक्स और फाइनेंशियल शेयर्स में आप दबाव बढ़ता हुआ देख रहे हैं। स्वागत करते हैं श्रीकांत चौहान साहब का, उनके पास एक BTSTT कॉल है।
श्रीकांत जी गुड आफ्टरनून, बताइए सर क्या कॉल है? गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए वैसे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी और काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखा, लेकिन इस बार जस्ट डायल जो है उसने उसमें बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया और अभी उसने अपने इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ा है। मुझे लगता है कि जस्ट डायल करंट लेवल से शॉर्ट करके चल सकते हैं। 357 के करीब की अभी प्राइस है। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 365 का, 365 का स्टॉप लॉस रखना है, 357 की प्राइस है और ये जो टारगेट्स एक्सपेक्टेड है वो है कम से कम 340 और उसके बाद 320। तो थोड़ा पोजिशनल व्यू अगर लेके अगर इसमें शॉर्ट करते हैं तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि ये 340 के लेवल्स को भी छू सकता है। श्रीकांत जी एक समस्या है इसमें, समस्या ये है कि इसका वायदा कारोबार में आज आखिरी दिन है और कल इसके रिजल्ट भी आने हैं, कल रिजल्ट भी आएंगे और कल वायदा कारोबार में भी नहीं रहेगा, तो आज इसके पारी की समाप्ति हो जाएगी, तो शॉर्ट करके कल जाएं तो जाएं कैसे, ये बताइए। तो फिर ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि अभी तक अपने पास 1 घंटे का टाइम है 3:30 बजे का और हम इसमें रिवाइज स्टॉप लॉस कर सकते हैं। इसके रिवाइज स्टॉप लॉस हम करेंगे कुछ 361 के, क्योंकि अभी 357 के करीब ये ट्रेड कर रहा है और टारगेट्स हम रखेंगे 345 के स्टॉप लॉस हम रख सकते, 345 के टारगेट्स रख सकते हैं, यानी 5 रुपए का स्टॉप लॉस 10 रुपए के टारगेट। 345 के टारगेट के, ठीक बात है। तो ये सिर्फ इंट्राडे के लिए हो गया आपका ट्रेड, क्योंकि आज एनसीसी और जस्ट डायल दोनों का आखिरी दिन है। जस्ट डायल के कल नतीजे भी आएंगे, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ओके, इस बीच बाजार हल्की रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। निचले स्तर से बैंक निफ्टी लगभग 150 पॉइंट ऊपर आया है। निफ्टी लगभग 35 अंक ऊपर आता हुआ दिखा है, 11,125 के आसपास ट्रेड करा है। 21,725 के आसपास बैंक निफ्टी ट्रेड करा है। बस अब से कुछ ही मिनटों में आपके सामने जुड़ेंगे नितिन मुरारका साहब भी, जो आपको देंगे बेहतरीन स्ट्रेटेजी ऑप्शंस की, और स्पेशली निफ्टी के ऑप्शंस की वो स्ट्रेटेजी देंगे, वो भी हम आपके सामने रखने वाले हैं। लेकिन इस बीच जो कमजोरी है, वो कमजोरी की लीडरशिप आपको HDFC लिमिटेड से आती हुई दिख रही है। अब HDFC लिमिटेड 1835-33 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ से एक बार जरा देख लें कि किस तरह का रुझान और बन सकता है और कितनी जगह खुल रही है नीचे की। जरा ये वागे साहब, आप फाइनेंस कंपनियों के एक्सपर्ट हैं शॉर्ट के मामले में, ज़्यादातर आज रिजल्ट के बाद जो कमजोरी होती दिख रही है HDFC लिमिटेड के लिए, अब नीचे के टारगेट्स क्या बन रहे हैं? अनिल जी 1780 तक नीचे ये स्टॉक जा सकता है, 1780 1770 उसको ब्रेक करेगा तो मेरे लिए चिंता का ये होगा, फिर ये 1680 भी जा सकता है, उतना बेरिश व्यू है नहीं। तो 1780 1790 यहाँ पर अगर किसी ने शॉर्ट अभी किया है तो वहां पर कवर कर ले। है आपके 1780-85 के आसपास जा सकता है। लेकिन डायग्नोस्टिक से जुड़े हुए कंपनियां और इनके शेयर ये बड़े एक्शन में है। इसकी क्या वजह जानते हैं देवांशी से। देवांशी बताइए क्या कुछ हो रहा है इस पूरी स्पेस में? बिल्कुल अनिल जी, आप देखिए भारत में जिस तरह से अभी केसेस जो एक्टिव मामले बढ़ते हुए दिख रहे हैं, इसके चलते अब प्रधानमंत्री का ये कहना था कि जो टेस्टिंग है इसको बढ़ावा दिया जाए। यही नहीं, कुछ दिन पहले हमने ये भी देखा था कि इन्होंने सरकारी लैब्स का उद्घाटन किया था, 3 नई लैब्स का उद्घाटन किया था और वहां पे उन्होंने ये भी संबोधित करके कहा था कि जो डेली की टेस्टिंग है उसको बढ़ावा देने पर फोकस किया जाएगा और ये जो सरकारी लैब्स है इसमें मदद करती हुई दिखेंगी। यही नहीं, निजी लैब्स की काफी इसमें योगदान आता हुआ दिख रहा है। और आप देखिए जो प्रतिदिन 5 लाख के करीब जो टेस्टिंग हो रही है उसको बढ़ाकर 10 लाख टेस्टिंग प्रतिदिन को करने का लक्ष्य फिलहाल बनता हुआ दिख रहा है। और इसी के चलते आप देखिए जितनी भी डायग्नोस्टिक लैब्स हैं ये सारी फोकस में है। सारी निजी डायग्नोस्टिक लैब्स जो है वो प्रतिदिन अपनी जो टेस्टिंग है वो बढ़ा रही हैं। अब जो होम सर्विस है वो भी दे रही हैं और कई ऐसी टेस्टिंग इन्होंने शुरू कर दी है। साथ ही आप देखिए सिर्फ महाराष्ट्र और दिल्ली ये फिलहाल 2 शहर नहीं है जहां पे हम देख रहे हैं, या राज्य नहीं है जहां पे हम देख रहे हैं कि कोविड के मामले लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब वहां पे धीरे धीरे पीक आउट हो रहे हैं। लेकिन जो दूसरे शहर हैं जैसे कि आप देखिए हैदराबाद है, बेंगलुरु है, पुणे है, आंध्र प्रदेश है, ये सारे ऐसे जगह हैं जहां पे हम देख रहे हैं हर रोज जो केसेस हैं या नए जो मामले हैं वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश में हमने देखा कि कल ही करीब 10,000 नए मामले दर्ज होते हुए दिखे थे
और इसी के चलते जो टेस्टिंग है वो बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। साथ ही यूपी में आप देखिए, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, यहाँ पे जो टेस्टिंग है वो दिन पर दिन बढ़ती हुई दिख रही है। अगर आप कुछ आंकड़ों पर नजर करें, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा टेस्टिंग की जा रही है, करीब 65,000 की जो टेस्टिंग है वो दिन भर करी जा रही है। महाराष्ट्र में भी हम देख रहे हैं 50,000 से ज्यादा की टेस्टिंग की जाती है। आंध्र प्रदेश में 50,000 से ज्यादा की टेस्टिंग प्रतिदिन की जा रही है, लेकिन इसको भी और ज्यादा बढ़ावा देने पर फोकस होता हुआ दिख रहा है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं दिन ब दिन जो निजी डायग्नोस्टिक लैब्स हैं इनके वॉल्यूम्स में बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है, और ये सारी कंपनीज हैं जिन पर पॉजिटिव इंपैक्ट आता हुआ दिख रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए डिटेल रिसर्च इन तमाम डायग्नोस्टिक कंपनियों पर जहां पर टेस्ट किस तरह से होते हुए दिख रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, और इस वक्त हमारे साथ नितिन मुरारका साहब शामिल होने वाले हैं अपनी ऑप्शन की स्ट्रेटजी के साथ। लेकिन उससे पहले जय ठक्कर है फोन लाइन पर। छोटा ऑप्शन बहुत बड़ी कमाई के लिए बिगुल के साथ करिए स्वागत जय का। बताएं जय। अनिल जी तो मेरी बात आपको एंटीसिपेशन था, कल क्लोजिंग शो में बोल रहे थे बहुत बड़ा होगा और काफी वॉलेटाइल रहेगा निफ्टी, कोई देखने मिला। 11,300 के ऊपर के टारगेट तो आपके मानता हो गया, भले आज बोल रहे थे कि पब्लिक डिसाइड कर ले वो है कि नहीं हुआ। एक मिनट जय, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, आपके ऑडियो में डिस्टर्बेंस है। मैं एक बार फोन काट कर फिर से लगाता हूं। जो हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी है, आपको तो पता ही है कि जब भी इस तरह की दिक्कत हो तो फ़ोन काट के वापस लगाते हैं, उसमें मैक्सिमम टाइम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जो बंसल जी को मालूम है हमारी पुरानी स्ट्रेटजी, स्कूटर नहीं चल रहा है झुकाओ, थोड़ी देर झुका के रखो, फिर 2-3 किक लगाओ, अपने आप चल जाता है। पंखा नहीं चल रहा हो तो हाथ से ऐसे करते हैं, थोड़ी देर में चल जाता है। ऐसे ही जय का फ़ोन काटिए और जय को फिर से फ़ोन लगाइए, और जैसे ही जय का फ़ोन लगेगा हम फिर उनसे बातचीत करेंगे। फिर से लग गया, देखें सुनकर देखते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी ने काम किया है नहीं। जय कैसे हैं आप? बढ़िया जी, और मैं जो आप बता रहे, ओह अनफॉर्चुनेटली इस बार हमारी टेक्नोलॉजी ने काम नहीं किया। जय आपकी आवाज़ पहले जितनी ही डिस्टर्बेंस वाली आ रही है, तो हम थोड़ी सी देर में फिर से आपको जोड़ते हैं। तब तक नितिन जी हमारे साथ हैं तैयार, और नितिन जी की हम लेंगे आपको ऑप्शन की तगड़ी पिक। तो नितिन जी का करते हैं स्वागत बिगुल के साथ। निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। बताएं सर। नितिन जी, कल की आपकी पहली स्ट्रेटेजी जबरदस्त सुपर हिट रही, बधाई आपको। और कुछ ही मिनटों में आपके टारगेट्स आ गए। कल ही एक्शन, कल भी इतने खराब बाजार में आपने निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दी जब 11,150-60 पर लो पर ट्रेड करा था। आज उसने अपने टारगेट भी हासिल किए। मैंने आपकी एब्सेंस में आपका मैसेज सारे व्यूअर्स को देकर उन्हें प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करने की राय भी सुबह एकदम टाइमली एग्जिट भी आपने करा दिया। जी 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 नितिन जी, धन्यवाद। और तो आज क्या बात है, सभी लोगों के ऑडियो में समस्या है। ओहो, एक काम करें जय और नितिन जी, आप दोनों ही मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। एक काम करिए, आप मुझे स्ट्रेटेजी भिजवा दें, मैं पढ़ दूंगा, क्योंकि आज मुंबई में बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो शायद हो सकता है कुछ लाइंस में दिक्कत आ रही हो, ऑडियो कनेक्शन में दिक्कत आ रही हो, तो इसलिए एक बार आप भिजवा दें। मैं आपके सामने नितिन जी की और जय की स्ट्रेटेजी थोड़ी देर में वापस रखूँगा। लेकिन इस बीच तैयार है कुणाल जी और राकेश जी अपना आरके बाय सेल चार्ट कॉर्नर के साथ। बताएं सर। की राय है हमारी पिरामल इंटरप्राइजेस पर। पीईएल के अंदर एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, तो पीईएल को बेचने की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, दो वजह है बेचने की। सबसे पहली वजह तो यह है कि एक पैटर्न बना है जिसको डबल टॉप पैटर्न कहते हैं, ब्रेकडाउन आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है, डेली चार्ट्स की बात कर रहा हूं। और दूसरी बात अनिल जी है कि एक डाइवर्जेंस भी मोमेंटम इंडिकेटर्स पर देखने को मिल रही है। तो दो ठोस वजह हैं जिनकी वजह से आपको इसको शॉर्ट करना चाहिए। 1390 1390 का स्टॉप लॉस रख लें।
पहला टारगेट 1315 रुपए का 1315 का और दूसरा टारगेट 1285 रुपए का 1285 का होगा। डबल टॉप पैटर्न है, बेच के चले पिरामल एंटरप्राइजेस। ओके, पिरामल एंटरप्राइजेज में करनी है आपको बिकवाली। ये है राय इस वक्त कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। यहाँ पर बिकवाली का आंकड़ा, बिकवाली का एक कॉल आपके लिए आता हुआ दिखा है। 1360-65 की रेंज में आप कर सकते हैं बिकवाली। ओके, देखते हैं, एक बार नितिन जी से बात करने की कोशिश करते हैं, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो उनकी स्ट्रेटेजी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। देख लेते हैं क्या कुछ हो सकता है। लेकिन पिरामल एंटरप्राइज एक और कमज़ोर स्टॉक। एक बार जल्दी से मैं सोचा कि यूरोप और अमेरिका के बाज़ारों पर नज़र डाल ली जाए कि वहाँ पर माहौल कैसा है। क्या अभी भी उतनी ही कमज़ोरी के साथ कारोबार होते दिख रहे हैं? डाउ फ्यूचर्स किस तरह का माहौल है, क्योंकि बाज़ारों में हल्की सी रिकवरी आने के संकेत है। क्या कुछ रिकवरी इम्पोर्टेड है, अमेरिका से आई है या हमारी अपनी है, वो ज़रा सा एक बार नज़र डाल दें। इंडाइसेस फ्यूचर्स 250 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स, तो डाउ फ्यूचर्स तो कहीं कोई संकेत दे नहीं रहे कमजोरी के। आइए नितिन जी की तरफ से मैं स्ट्रेटेजी आपके सामने रख दूं और नितिन जी के लिए एक बार बिगुल बजा दें और नितिन जी के उसके बाद मैं आपके लिए स्ट्रेटेजी रखूंगा। तो देखिए नितिन जी की तरफ से जो राय आ रही है, पहला 2 स्ट्रेटेजी नितिन जी ने दी है निफ्टी पर। पहला है नितिन जी का कहना है कि 11,150 का पुट खरीदिए, ये अगले हफ्ते का पुट लेना है आपको। इस वक्त निफ्टी चल रहा है 11,150 के आसपास, यहीं पर एट द मनी पुट खरीदना है। नेक्स्ट वीक का 6 अगस्त की एक्सपायरी वाला ये पुट खरीदना है आपको 26 रुपये में। ये नहीं, ये आज वाला है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। नितिन जी एक बार ज़रा जल्दी से मुझे भेजिए, या आज वाले पिक की बात करें या फिर नेक्स्ट वीक के पुट की बात करें, तो एक बार ज़रा मुझे फिर से वापस भेज दें तो मैं बताऊं। लेकिन लेना पुट है, ये बात सही है। मेरे ख्याल से 11,150 26 रुपये तो आज ही का पुट होगा, आज वाला ही पुट आपको लेना है। 11,150 का पुट 26 रुपये में मिल रहा है। इसका स्टॉप लॉस आप रखिए 10 रुपये और टारगेट रखिए 50 रुपये। ये है आपके लिए राय। और अब 17-18 रुपये में मिल रहा है, 17-18 रुपये में आपको ये पुट खरीदना है। और स्टॉप लॉस आपका 5 रुपये, सिर्फ 17 रुपये यानी कि 12-13 रुपये की रिस्क है। और टारगेट आपको रखना है 50 रुपये का। तो ये है पुट खरीदने की राय। अगर वापस यहाँ से मार्केट घुमा और नीचे की तरफ गया तो आपके पैसे बन जाएंगे। तो आज ही का पुट लेना है, आज के आज ही। तो मैक्सिमम आपकी रिस्क है सिर्फ और सिर्फ 17 रुपये की। नोट कर लीजिए, 11,150 का आज का पुट खरीदना है 17 रुपये में, 5 रुपये का स्टॉप लॉस और 50 रुपये का टारगेट। ये है आपके लिए इस वक्त नितिन जी की तरफ से पुट खरीदने की। ओके, तो ये नितिन जी की तरफ से राय। जय से हम फिर संपर्क करेंगे, बात हो गई तो ठीक, नहीं बात हुई तो कोई बात नहीं। जय भी हमें अपनी पिक्स भेज रहे हैं, आप चिंता न करें, पिक्स आपको मिल जाएगी, बिल्कुल निश्चिंत रहें। और निश्चिंत रहें, पिक्स आपको कुछ और मिलने वाली है, और वो है पिक्स आपको मिलने वाली बसीन साहब की तरफ से। 2:50 घड़ी मिला लीजिए, टाइम एकदम फिक्स और वक्त है बिगुल का बसीन साहब के लिए। स्वागत है बसीन साहब आपका। बताएं सर, बीटीएसटी के तौर पर कौन से पिक्स हैं आज आपके पास? पहले अपडेट दे दो अनिल जी। 38 38.5 वाला है डीएलएफ जी सर। एक 31.5 और बजाज फाइनेंस आपके हिट कर गया 3188। तो पहले रेट वो भी ठीक है, लेकिन वो खाना है सौदा। अब आपको बता रहा हूँ सौदा वो है सेल बैंक ऑफ बड़ौदा नेक्स्ट मंथ फ्यूचर 46.5 से 47.75 का टॉप लॉस और 42.5। ओके, 42.5 के टारगेट के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा का फ्यूचर्स बेचे अगले महीने का 46.5 के आसपास आपको बेचना है। 47.75 का स्टॉप लॉस, 42.50 का टारगेट। ये है बिकवाली किराए बैंक ऑफ बड़ौदा में। और कोई स्टॉक सारे एक ही है पिक आज के लिए? नहीं सर, कोई लेने नहीं है, सिर्फ बेचने का है, बस यही है। ठीक बात है सर। तो चलिए, बैंक ऑफ बड़ौदा बिकवाली करने की राय बसीन साहब की तरफ से। तो ये एकमात्र आज की बीटीएसटी पिक्स बसीन साहब की तरफ से आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में करें बिकवाली, ये है राय। ओके, आपके लिए राय। और अब से बस 10 मिनट बाद, ठीक 10 मिनट बाद आपके लिए आते हुए दिखेंगे सेठी साहब अपनी शॉर्ट टर्म पिक के साथ। सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स कर रही है कमाल। और आज आपने देखा भी होगा नीलकमल इंडस्ट्रीज जो सुबह उन्होंने स्पेशल पिक के तौर पर फ़ोन करके दिया है, वो स्टॉक तेज़ दौड़ लगाता हुआ नजर आया है और उनके टारगेट सारे के सारे हासिल भी होते हुए दिखे हैं। ओके, जय की तरफ से आ चुकी है पिक्स और जरा जय के लिए बिगुल बजाइए। छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई का, मैं उनकी तरफ से रखूंगा आपके लिए पिक्स।
टाटा केमिकल्स, इसका टाटा केमिकल्स का कॉल ऑप्शन खरीदना है अगले महीने का, अगस्त की सीरीज का कॉल ऑप्शन। 320 रुपए वाला कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है 11 से 12 रुपए के बीच में, ठीक है। और आपको टारगेट जो दे रहे हैं 19 रुपये 25 पैसे पहला है, 24 रुपये 40 पैसे दूसरा। हाँ, ये जय के ही है, इन्होंने खुद नहीं निकाले हैं एकदम। ये 19 रुपये 25 पैसे 24-40 ये ऐसे फिगर आते हैं ना, उससे समझ में आ जाता है कि पूरा क्लियर कट ये जय का ही कॉल है। अच्छा, स्टॉप लॉस लगाइए 6 रुपये 90 पैसे पर। ये है जय की तरफ से कॉल आपके लिए टाटा केमिकल्स पर, जय की तरफ से ये कॉल आता हुआ, ठीक है। तो 11-12 में लीजिए 320 रुपये का कॉल ऑप्शन, अगले महीने का लेना है, ध्यान रखिएगा, इस महीने का मत ले लेना, फिर बोलेंगे ये क्या हो गया। और 690 का स्टॉप लॉस, 19-25 और 24-40 का टारगेट। जय की दूसरी पिक भी मैं आपके सामने रख दूं, और ये है सन फार्मा, ठीक है। सन फार्मा में भी खरीदारी करनी है, वो यहाँ पर भी बुलिश है। ये भी अगले महीने का अगस्त सीरीज का कॉल ऑप्शन खरीदना है 520 वाला, ठीक है। 520 वाला कॉल खरीदना है आपको 18 से 19 रुपए के आसपास। स्टॉप लॉस होगा 12 रुपये 95 पैसे, टारगेट 26 रुपये 60 पैसे और 30 रुपये 10 पैसे। हे भगवान, कितना लिखवाते हैं। ओके, सन फार्मा 503 के आसपास चल रहा है, आउट ऑफ द मनी। 520 का कॉल ऑप्शन खरीदना है आपको, ये जय कह रहे हैं अगस्त का 18-19 में। 12 रुपये 95 पैसे का स्टॉप लॉस, 26-60 और 30 रुपये 10 पैसे। ये है टारगेट जय की तरफ से। तो दीप, ये दोनों ही टारगेट्स नोट कर लें और दोनों ही कॉल्स नोट कर लें और आप बढ़ाएं आगे। चोला के नतीजे आ चुके हैं, चोला के नतीजे लोगों के सामने आप प्लीज रख दें। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, आई है 2110 करोड़ रुपए की, जहां तक चोला का सवाल है। वैसे तो स्टॉक में हम थोड़ी सी कमजोरी देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, पर मुनाफा जो है वो अनुमान से काफी बेहतर आया है अनिल जी। 164 करोड़ का अनुमान था, 431 करोड़ का मुनाफा आया है, तो लगभग 3 गुना बढ़ा है मुनाफा। और अगर वाई कंपैरिजन, अनुमान से 3 गुना बढ़ा है मुनाफा और वाई कंपैरिजन देखें तो भी उससे काफी बेहतर आया। देखना पड़ेगा कोई वन टाइम एडजस्टमेंट तो नहीं है जिसकी वजह से इतना बड़ा हम मुनाफे में उछाल देख रहे हैं। जहां तक नेट इंटरेस्ट इनकम का सवाल है, वहां पर भी हम अच्छा अनुमान लगा रहे हैं। 2.5% की ग्रोथ का अनुमान है हमारा, 965 करोड़ रुपए का। देखना पड़ेगा कुछ प्रोविजनिंग को रिवर्स करा है या फिर कुछ एक अनरियलाइज्ड गेन या फिर टैक्स दर की वजह से हुआ है, बट ये डेफिनेटली बहुत ही शानदार मुनाफा आते हुए दिखा है 431 करोड़ का, जहां तक चोला इन्वेस्टमेंट का सवाल है। और देखिए स्टॉक पर भी अब निचले स्तरों से रिकवरी हो रही है। इससे पहले डेज लो पर ट्रेड कर रहा था, पर डेफिनेटली इस दम पर थोड़ी रिकवरी हो रही है। कुणाल जी, चोला इन्वेस्टमेंट निचले स्तर से थोड़ी रिकवरी दिखा रहा है, मुनाफे में अच्छी तेजी दिखी है। देखिए दीपांशु, एक सीमित दायरे का कारोबार दिख रहा है मुझे, और 221 रुपए से लेकर के 211 रुपए तक की एक रेंज है। तो मुझे लगता है कि जब तक रेंज के बाहर ना आए कोई ट्रेड नहीं बनता है। हालांकि ओवरऑल बायस पॉजिटिव है, लेकिन जब तक 221 के ऊपर ना निकले तब तक नई खरीदारी की मेरी राय नहीं है। तो वेट एंड वॉच करें, जिनके पास पोजीशन है वो 212 का स्टॉप लॉस रख लें। ओके, ये है आपके लिए चोला पर राय कुणाल जी की तरफ से। 212 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखिए अगर आपकी यहाँ पर तेजी की पोजीशन है। जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैन साहब, गुड आफ्टरनून। बताइए सर, इस समय क्या व्यू बन रहा है जहां तक मार्केट एक्शन का सवाल है? थोड़ी वॉलेटिलिटी आते हुए दिख रही है, आप किस तरह से एक्शन दिख रहे हैं सर? देखिए मार्केट्स में, जैसे कि मैं आज जब सुबह भी आज जो पिक दे रहा था तो तब भी मेरा एक स्टेटमेंट था, एक मैं साउंड ऑफ कॉशन, वर्ड ऑफ कॉशन जरूर था मेरा, कि थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए इन लेवल्स पे। देखिए 11301 बार बार वहां पे जाके अटक रहा है, और हर बार मैं जब अब पिक्स दे रहा हूं तो मैं एक छोटे टारगेट्स दे रहा हूं। ये नहीं है कि लेके बैठ जाए 50% 100% के लिए, क्योंकि वो दिन गए। अब नीचे के लेवल से इस लेवल पे मार्केट आ रखा, तो अब बहुत ज्यादा कोई पॉजिटिव चीजें होंगी, डेवलपमेंट्स होंगे, तब बड़े बड़े मूव्स आएंगे। बट फिर भी मैं बाय ऑन डिक्लाइंस वाली साइड में हूं अभी भी मार्केट में, और 20 से 25% के लिए हमेशा अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो मेरे हिसाब से कॉशियस रहें और बहुत क्वालिटी स्टॉक्स में जाना है, सेक्टर स्पेसिफिक रहना है। जिनके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, जून के क्वार्टर के रिजल्ट्स, वहां पे ही ज्यादा कोशिश करें। जहां पे डाउट हो वहां दूर रहें, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंक्स वगैरह अभी भी परफॉर्म नहीं कर रहे और बहुत ज्यादा रिजल्ट्स अच्छे भी नहीं आ रहे वहां पे। सो लेट्स सी क्या होता है, बट आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन द मार्केट फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, नॉट वेरी बुलिश ऑन द मार्केट इस समय ऑफ कोर्स, और हम वॉलेटिलिटी भी काफ़ी देख रहे हैं, पर निचले स्तरों से रिकवरी ज़रूर आई है। और थोड़ी देर पहले रिलायंस में थोड़ी खरीदारी हुई थी, वहाँ से थोड़ी रिकवरी आते हुए देखी है। श्रीकांत जी के लिए एक बिगुल बजाते हैं BTSTT का, उनके पास एक कॉल है।
थैंक यू दीपांशु। बताइए श्रीकांत जी, थोड़ा समय लग गया आपके पास आने के लिए, बताइए क्या कॉल है सर? नहीं बिल्कुल कोई बात नहीं। वैसे अपने कोई भी कॉल्स इतने हरीडली हम एक्ट करने वाले कॉल होते नहीं है, लेकिन सन फार्मा में अगर आप देखेंगे तो उसमें काफी अच्छा एक फॉर्मेशन बना है, काफी हाई मोमेंटम में आया हुआ है और ऑलरेडी अभी इसे कवर कर लिया है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि करंट लेवल से शायद आज के दिन में ही जाते जाते ये 515 या 516 के लेवल्स को भी छू सकता है। तो करंट लेवल से इसे बाय करें और हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 495 का। 505 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है, तो 515 इमीडिएट टारगेट्स लग रहे हैं और 525 के टारगेट्स लगता है मुझे कल के दिन तक अचीव कर सकता है। तो इसने काफी अच्छा एक मोमेंटम चेंज किया है, मार्केट गिर रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि ये स्टॉक और अच्छा बढ़ सकता है। ओके, नजर रखिए सन फार्मा पर। गिरते बाजार में आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है सन फार्मा। आज सुबह सुमित जी ने स्पार्क पर कॉल दी थी, टारो जो इनकी सब्सिडरी है उसके नतीजे अच्छे आए थे और फार्मा स्टॉक्स में रोटेशन चल रहा है। तो सभी फैक्टर से देखें तो सन फार्मा के लिए अच्छा टाइम आ रहा है और आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर अच्छा एक्शन बढ़ रहा है फार्मा स्टॉक्स में, बल्कि फार्मा स्टॉक्स डेज हाई के करीब आते हुए दिख रहे हैं। सुमित जी, आज सुबह लुपिन पर आपने कॉल दी थी, आपका शायद टारगेट पहला वाला 890 का सॉरी, वो टारगेट भी आ गया, वहां से थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है। क्या करना चाहिए, बुक करें, टारगेट स्टॉप लॉस रिवीजन कुछ है लुपिन पर? बिल्कुल दीपांशु, बहुत बढ़िया आपने याद दिलाया, एकदम बिल्कुल टारगेट हिट हुआ है। कल हमने सन फार्मा दिया था, उसका आज टारगेट हिट हुआ है। आज सुबह लुपिन दिया था, उसका अभी टारगेट हिट हुआ है और टारगेट के पास ही चल रहा है। 890 का जो टारगेट था उसके पास अभी ट्रेड कर रहा है और ये अभी मजबूत ही है, यहाँ से और ऊपर देखने को मिलेगा। और जिस तरह से फार्मा स्टॉक्स मजबूती दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इन स्टॉक्स में 1 से 2 दिनों में और भी ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें और पोजीशंस को कैरी करें, और जो इंट्राडे प्लेयर है और प्योर ट्रेडिंग के लिए करते हैं वो लोग बुक कर सकते हैं। ओके, और इस बीच 11,150 का जो कॉल ऑप्शन 17 रुपए में अभी माफ कीजिएगा पुट ऑप्शन जो आपको दिलवाया था नितिन जी ने, और जिसका टारगेट 50 रुपए रखा था, वो 41 रुपए का हाई बना चुका है और नितिन जी की राय आई है कि आप प्रॉफिट बुक कर लें। तो नितिन जी के दोनों कॉल, कल वाला और आज वाला, कल वाला भी आपको जो कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दी थी, कल के कल आपके पैसे बन गए। आज वाला पुट ऑप्शन भी आज के आज पैसे बना कर गया है। तो ये दोनों ही, और इस वक्त उसका हाई बन चुका है 56 रुपए का, तो 50 रुपए का टारगेट हासिल करता हुआ तो नितिन जी का निशाना एक बार फिर से एकदम अचूक, हमने ऐसे नितिन जी के लिए का नाम निफ्टी के निशानेबाज नहीं रखा है, एकदम अचूक निशाना वहां पर आता हुआ दिखा है और ये निशाना नितिन जी लगाकर आपने अपना टारगेट हासिल करते हुए, तो ये है आपके लिए नितिन जी का कॉल कंप्लीट परफेक्ट आपके सामने आता हुआ। विकास सेठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और वक्त है 3 बज चुके हैं, वक्त है सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक लेने का। बताएं सर सेठी साहब। बिल्कुल अनिल जी, आज 2 स्टॉक रेकमेंड करना चाहूंगा। एक तो सुबह मैंने एक नीलकमल प्लास्टिक्स को रेकमेंड करा था, बहुत ही शानदार तेजी बनी। मेरे टारगेट 1220 के लेवल पे मैंने रिकमेंड किया था और 1350 के टारगेट थे। आज 1347 का हाई करके आया और अभी भी 1280 का लेवल है। अभी जो मेरा पहला स्टॉक है वो एक फार्मा कंपनी है जो सेक्टर आज फोकस में है। कंपनी का नाम है एरिस लाइफ साइंसेस। एक सॉलिड फार्मा कंपनी है, पूरा सेक्टर फोकस में, और इसके काफी ब्रांड्स काफी पॉपुलर है, जैसे टेओ 60K करके जो विटामिन डी की टेबलेट्स आती है, जो कि मुझे विश्वास है सभी ने लिया होगा, वो ये बनाती है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, आरओई करीबन 23%, जीरो डेट कंपनी है, प्रोमोटर्स की करीबन 55% हिस्सेदारी है, प्लेज कुछ नहीं है, और एफआईआई और डीआईआई मिलके इसमें कुछ 22% हिस्सेदारी ओन करते हैं। वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है, हाल ही में एक्सपेंशन भी किया है कंपनी ने। मुझे लगता है ये स्टॉक 454 के लेवल पे जो है ट्रेड लेना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 500 रुपए का। 500 रुपए का शॉर्ट टर्म का टारगेट। एरिस लाइफ साइंस कौन से विटामिन वाली ये दवा बनाते हैं, वो नाम मतलब ऐसा खाया है लेकिन ये याद नहीं सेठी साहब की। ये टेओ 60K करके इसकी पॉपुलर एक विटामिन डी की टेबलेट बनाती है, जो कि हम सब ने, चूंकि विटामिन की डेफिशिएंसी मेट्रोज में रहती है, तो सबने कभी ना कभी लिया ही होगा। नहीं, एक मिनट आपके बोलने, एक मिनट रुकिए सेठी साहब। हमारे इन हाउस फार्मा एक्सपर्ट श्री राकेश जी बंसल जी बराबर है ये जो भी विटामिन की दवा बता रहे हैं सेठी साहब? बिल्कुल अनिल जी, देखिए जो कंपनियां कोरोना की दवाई बना रही हैं और जो कंपनियां विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन D3 बना रही हैं,
वो सब डिमांड में है। और अनिल जी विटामिन D3 तो अनिल जी मैं भी ले रहा हूँ, कुणाल जी भी ले रहे हैं, और अनिल जी आपसे भी आग्रह है अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आप भी शुरू करें। अच्छा एक चीज बताओ बंसल जी, ये विटामिन A B C D लास्ट कहाँ तक है? विटामिन कहाँ तक बना है? आखिर विटामिन कौन से लेटर तक बना हुआ है? अनिल जी विटामिन K, विटामिन E भी है अनिल जी। K अनिल जी आखिरी तो K आता है। मुझे लगा आप मुझे लगा अगर आप अपने साथी कुणाल जी से पूछते हैं जो कि शुद्ध खालिस मारवाड़ी है तो वो कहते हैं विटामिन M। बाकी तो आप समझिएगा विटामिन मनी भी है, आगे लास्ट में सबसे बढ़िया विटामिन वो सारी दवाएं खरीदने के में काम आता है विटामिन M। कुणाल जी सही है ना? नहीं अनिल जी नहीं अनिल जी मैं यही कहने लगा था अनिल जी, यही कहने लगा था अनिल जी आखिरी में आता है। नहीं अनिल जी देखिए आखिरी में आता है विटामिन Z। अनिल जी आखिरी में आता है विटामिन Z बोले तो जी बिजनेस, विटामिन जी बिजनेस। क्या बात है, वाह। विटामिन M से लेकर विटामिन Z वो दोनों आपके लिए हमारी तरफ से, बाकी सारे विटामिन बंसल जी और सेठी जी जो कहे उस हिसाब से आप लेते रहिए। ओके आइए, तो पहला तो है एरिस लाइफ साइंस जो 455 में खरीदना है 500 के टारगेट के लिए। अच्छा सेठी साहब दूसरा स्टॉक आपका? बिल्कुल, दूसरा स्टॉक जो है वो भी एक सेक्टर बिल्कुल फोकस वाला है, सीमेंट का सेक्टर। और यहाँ से जो कंपनी चूज करी है वो संदीप ने भी पहले रिकमेंड किया हुआ है। स्टॉक का नाम है स्टार सीमेंट। ये नॉर्थ ईस्ट बेस्ड एक सीमेंट कंपनी है जिसका प्लांट है मेघालय में। बहुत ही एक ऐसी स्टेट है जो कि लाइमस्टोन के मामले में जो कि मेजर रॉ मटेरियल है सीमेंट का, उसमें एक रिच और एबंडेंट लाइमस्टोन यहाँ पे मिलता है। कंपनी के मार्जिन बहुत ही सॉलिड है, ऑपरेटिंग मार्जिन है करीबन 18% के। और ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के जो 7 सिस्टर स्टेट और असम, जो 7 सिस्टर स्टेट जैसे मेघालय तो खुद हो गई प्लांट है, असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सबको कैटर करती है। बिहार और वेस्ट बंगाल जैसे बड़े मार्केट को कैटर करती है। सॉलिड फंडामेंटल्स, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 15%, जीरो डेट कंपनी, पिछले 5 साल का पैट का कैगर है 16% का, प्रोमोटर होल्डिंग अराउंड 67%, DII करीबन 15% हिस्सेदारी रखते हैं। बहुत ही सॉलिड कंपनी है, मुझे लगता है इसको करंट लेवल्स पे लेना चाहिए। 110 का मेरा बहुत ही शॉर्ट टर्म में टारगेट है, स्टॉप लॉस रहेगा 82 रुपीज। और जैसे आपने स्टार सीमेंट का सबसे ज़्यादा लंबी बड़ी और 3 इंच की मुस्कुराहट आई सुमित जी के चेहरे पर, सुमित जी की तरफ से आप धन्यवाद स्वीकार करें, क्योंकि सुमित जी ने सुबह सुबह ही आज 87 रुपये में 87 रुपीज़ में उन्होंने कहा था कि स्टार सीमेंट को खरीदिए। उनका टारगेट 95 और 100 रुपये का था। सुमित जी आपका पहला टारगेट 95 रुपये पर आता हुआ दिख रहा है। धन्यवाद भी दे दें विकास सेठी साहब को और अपडेट भी। बिल्कुल अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सेठी साहब। पहला टारगेट 95 का तो अभी अचीव हो रहा है और आपके बोलने के बाद स्टॉक में मोमेंटम और बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। 11% स्टॉक ऊपर आ चुका है और बिल्कुल मैं भी एकदम सहमत हूँ। स्टॉक का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया बन रहा है और यहाँ से एक अच्छी तेजी दिखाने को तैयार है। 100 रुपए का साइकोलॉजिकल लेवल टूटा और आपका टारगेट इसके अंदर आ जाएगा जल्दी। तो बहुत बढ़िया स्टॉक है, तेजी बिल्कुल की जा सकती है स्टॉक के अंदर। ओके, तो तेजी की जा सकती है। तो सेठी साहब की तरफ से ये 2 बेहतरीन पिक। सेठी साहब मतलब आपका मार्केट के माहौल को देखते हुए बिल्कुल भी जोश ठंडा नहीं हुआ, ये मुझे अच्छा लगा। तो ये बहुत ही बढ़िया मुझे लगा कि चलिए कम से कम, नहीं तो ऐसा लग रहा था कि अब कहीं एक आध दिन मार्केट ख़राब होता है तो मूड थोड़ा ठंडा ख़राब हो जाता है, लेकिन उससे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं। कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक्शन अब भी भरपूर है, अब भी जारी है, ये आप ध्यान में रखिए, ये आपके लिए आता हुआ। आइए अब एक काम करते हैं कि बाजार में आखिरी आधे घंटे का ट्रेड बचा है। दीप मैं भी एक सोच रहा हूँ कि एक आज के 2000 वाली, कल के 2000 वाला कॉल दिया जाए, तो आप मेरे लिए एक बार बिगुल बजवा दें तो मैं भी आपको कल के 2000 का कॉल देना चाहूँगा। बिल्कुल अनिल जी, कल के 2000 का बिगुल बजाते हैं। बताएं सर। तो डीप शॉर्ट करने की राय है और शॉर्ट करने की राय है बंधन बैंक को। ये चल रहा है 337-338 रुपये के आसपास, यहाँ पर इसको बिकवाली करने की राय है। और बंधन बैंक में आप बिकवाली करते हैं, अगस्त महीने के फ्यूचर्स या स्पॉट लेवल्स आप जो भी समझ लें लगभग दोनों सेम ही हैं। हाई बीटा बैंक है
और आज अभी भी मजबूत है। अभी अभी लाल निशान में हमारे बोलने के बाद ही आया, अदरवाइज पूरी तरह से अभी तक हरे निशान में ट्रेड कर रहा था। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए फेवरेबल है, बहुत ज़्यादा गिरा नहीं है, तो इसलिए सबसे बढ़िया है कि आपके लिए अभी भी गुंजाइश है बेचने की। आज का ही 343 रुपये के आसपास का, वहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं है, तो 350 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। यहाँ से लेकर 342-43 तक जब भी अपसाइड मिले तो डरिएगा मत, घबराइएगा मत, ऊपर में बेचिए और 350 का लगाइए स्टॉप लॉस। नीचे पहला टारगेट 330 का बनेगा, जहां पर आपके 2000 बन जाएंगे, वहां पर आपको स्टॉप लॉस रिवाइज करके अपनी कॉस्ट पर ले आना है। लेकिन अगर बाजार का मूड खराब हुआ और बैंक निफ्टी 21,500 के नीचे गया तो फिर इसके जो टारगेट बनेंगे वो 327, 320 और बहुत बाजार खराब हुआ तो 310, अदरवाइज वो भूल जाइए। नहीं तो अभी एक काम करिए, आप पहला टारगेट 330, दूसरा 327 और तीसरा 320, इन 3 टारगेट्स के लिए बंधन बैंक में आप कर सकते हैं बिकवाली। ये है राय आपके लिए, बंधन बैंक में बेचने की राय। जी दीप, ये आपके लिए। और इस बीच मैक्स फाइनेंशियल के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, तो पहले आप रिजल्ट्स बता दें मैक्स फाइनेंशियल के। बिल्कुल अनिल जी, मैक्स फाइनेंशियल के नतीजों पर नज़र डालें। मुनाफा है 131 करोड़ रुपए का यहाँ पर। स्टॉक को भी एक बार पुल कर लेते हैं और देख लेते हैं कि स्टॉक पर इसका क्या रिएक्शन आ रहा है। फर्स्ट कट पर अगर आप देखें तो मुनाफे का फिगर जो है हमारे पास मैक्स फाइनेंशियल के लिए वो 131 करोड़ का है इस समय। स्टॉक की थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़रूर आते हुए देखी हमने पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि एक तो इंश्योरेंस स्टॉक्स पर कुछ खबरें थी और फिर जो NBFCs पर दबाव पड़ा है, दोनों के चलते चलते मैक्स फाइनेंशियल पर हमने जरूर देखा है। कुणाल जी, एक चार्ट चेक मैक्स फाइनेंशियल पर सर, बाकी नतीजों का इंतजार है पर मुनाफे का फिगर है 131 करोड़। स्टॉक में हल्की सी इस समय रिकवरी आती हुई दिख रही है, आपका चार्ट पर व्यू सर? देखिए, मुझे एक वॉलेटाइल ट्रेड दिख रहा है यहाँ पर दीपांशु। एक सपोर्ट दिखाई देता है, सपोर्ट बहुत क्लियर है, 550 रुपए के नीचे ही कमजोरी आएगी। 550 के ऊपर जब तक ये स्टॉक टिका हुआ है, मुझे लगता है कि वापस से 575 के लेवल्स आ सकते हैं। तो 575 तक का प्ले है, 575 तक के लेवल्स आ सकते हैं। 550 पर स्टॉप लॉस रखकर जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है, होल्ड करने की राय। ओके, 550 के स्टॉप लॉस के साथ जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है होल्ड करिए। उतनी गिरावट इस स्टॉक में नहीं आई जितनी आज बाकी फाइनेंशियल स्टॉक्स में। पर ये देखिए, मुनाफा 33 करोड़ से बढ़कर 131 करोड़ आया है। देखना पड़ेगा कोई एडजस्टमेंट या वन टाइम गेन की वजह से भी यहाँ पर मुनाफे में इतनी अच्छी बढ़त देखने को मिली है, बट डेफिनेटली उसके दम पर स्टॉक पर आपको पॉजिटिव रिएक्शन आते हुए दिख रहा है। आइए, 2 कॉल्स आपके लिए तैयार हैं, सुमित जी की तरफ से और श्रीकांत जी की तरफ से। तो पहले सुमित जी के लिए बिगुल बजाते हैं उनके सुपरहिट कॉल्स का। बताइए सुमित जी। दीपांशु, स्टार सीमेंट 100 का भाव टच कर रहा है जस्ट अभी, जस्ट अपडेट है, और सुबह हमने जो स्पार्क दिया था वो भी डे हाई मार रहा है। तो फार्मा स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो बिल्कुल फार्मा स्टॉक्स में तेजी करके रहना चाहिए। और अभी जो स्टॉक आया है वो है सेल साइड का स्टॉक और बैंकिंग स्टॉक ही है। पीएनबी के अंदर स्ट्रक्चर वीक है, 32 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पीएनबी के अंदर बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा, इसका स्ट्रक्चर ओवरऑल वीक है और अभी जो कैंडल फॉर्म हो रही है उसको देखते हुए लगता है कि स्टॉक यहां से और गिरावट दिखाएगा। 33 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस, यानी 1.5 रुपया ऊपर का स्टॉप लॉस। और जिस तरह का कैंडल और जिस तरह का वीकनेस पीएनबी के अंदर देखने को मिल रहा है और बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रहा है, उसको देखते हुए मेरे को लगता है कि पीएनबी यहां से एक अच्छा खासा फॉल दिखा सकता है। थोड़ा सा फॉल और अगर हमको यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक्स और बैंक निफ्टी में देखने को मिला तो पीएनबी नीचे में 30 रुपए का लेवल तोड़ेगा। पहला टारगेट होगा 30 रुपए का और मेरे को लग रहा है कि इस बार ये 30 रुपए का लेवल भी तोड़ेगा और नीचे में 28 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा पीएनबी में। 33 रुपए 33.5 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना है। नीचे में 30 रुपए से लेके 28 रुपए तक के टारगेट 2 से 3 दिनों में पीएनबी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ओके, पीएनबी यहाँ पर बिकवाली करिए। जिस तरह से फाइनेंशियल्स और बैंक्स में प्रेशर है, ये एक और ट्रेडिंग आइडिया है आपके लिए। अब बिगुल बजाते हैं श्रीकांत जी के लिए BTST का। बताइए श्रीकांत जी। यस दीपांशु, देखिए वैसे अभी सभी बैंक स्टॉक्स कवर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसमें आरबीएल बैंक को अगर आप देखते हो तो काफी अच्छा एक क्लासिक बेरिश फॉर्मेशन बना है और ये हम इसे बोलते हैं कि कॉलर फॉर्मेशन होता है कि लाइक कॉलर सेल। अगर कुछ बाय होता है तो कॉलर बाय बोलते हैं कि कॉलर पकड़ के उसको सेल करो या तो कॉलर पकड़ के बाय करो, वैसे में का फॉर्मेशन है ये। तो करंट लेवल से आरबीएल बैंक को हम शॉर्ट करके चलेंगे। थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ेगा बिकॉज इसमें टारगेट्स बड़े रहते हैं
मुझे लगता है ये स्टॉक 145 145 के लिए जा रहा है। 155 का एक शायद माइनर सपोर्ट ले सकता है वो, लेकिन 155 और 145 ये दो टारगेट्स के लिए आरबीएल बैंक को शॉर्ट करके चले 177 का स्टॉप लॉस रखना है। सुमित जी, आपने भी बेचने की राय दी थी ना थोड़ी देर पहले आरबीएल बैंक में, तो ये मेरे ख्याल से मुंबई में ऐसा, हाँ मुंबई में ऐसा बोलते हैं कॉलर पकड़ के बेचो। अपने राजस्थान में क्या बोलते हैं? अगर आप बता दो नहीं तो फिर मैं जैन साहब से पूछूंगा, राजस्थान में क्या पकड़ के बेचने को बोलते हैं? हाँ क्या पकड़ के है, जैन साहब से पूछिए अनिल जी। अरे गले में ऐसा पकड़ के बोलते हैं ना, गले जैसे कॉलर पकड़ना मतलब वो गले में पकड़ के। जैन साहब याद आया? गर्दन 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 अरे गर्दन थोड़ी, आप बोलने में शर्मा रहे। नहीं, गेट पकड़ उसको बोलते हैं फेंट पकड़ के गिराने के। हाँ भाई, तो अरे हाँ एग्जैक्टली, तो वैसा बेचने की राय है यहाँ पर श्रीकांत जी की तरफ से। तो श्रीकांत जी आपके सपोर्ट में आ रहे हैं, तो क्या ये शुद्ध कॉलर पकड़ के बेचने वाला शॉर्ट है? सुमित जी एक बार फिर से बताइए जरा। अनिल जी, कॉलर पकड़ के बेचने वाला शॉर्ट है कि नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ शॉर्ट जरूर है। स्टॉक एकदम वीक दिख रहा है चार्ट्स के ऊपर, और जिस तरह से निफ्टी बैंक निफ्टी वीकनेस दिखा रहे हैं, ये सब हाई बीटा वाले स्टॉक्स पहले गिरते हैं और आरबीएल बैंक तो गिरावट में पहले भागता है। तो ये 160 155 के टारगेट तो मेरे को भी दिखते हैं, और हो सकता है उसके भी नीचे के लेवल देखने को मिले। शॉर्ट जरूर है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये जो हमारे कॉलर के बीच में जो ऊपर वाला बटन है ना, उस वाली जगह को बोलते हैं फेट पकड़ के बेचना, मतलब इसको ऐसा बोलते हैं, मतलब एकदम हैंड्स ऑन जिसको बोलते हैं, आमने सामने मुकाबले के साथ में। तो ये है आपके लिए बेचने की राय इस वक्त श्रीकांत जी की तरफ से आरबीएल बैंक में। आरबीएल बैंक बेचते रहे, ये बहुत ही बढ़िया। ओके, और इस बीच आपके लिए बाजार 11,100 के आसपास फिर से आ गए। आज निफ्टी अब बढ़ नहीं पा रहा है, बैंक निफ्टी जरूर थोड़ा सा 21,600 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखा है, लेकिन वहां से निफ्टी अभी भी कमजोर ही है 11,100 के आसपास ही। तो मेरे ख्याल से इस पिछले कुछ दिनों की सबसे कमजोर क्लोजिंग जो मिलेगी वो आज मिलेगी, क्योंकि अब तक दीप पिछले 8 दिनों में हमने 11,131 के नीचे की क्लोजिंग नहीं देखी है, और आज पूरा जो लग रहा है आखिरी आधा घंटे का माहौल है उसको देखकर लग रहा है उसके नीचे की क्लोजिंग होती हुई दिखेगी। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, बैंक्स में थोड़ा प्रेशर कम होते दिख रहा है, हालांकि अभी भी वहां पर तेज गिरावट है और निफ्टी 11,100 होल्ड कर रहा है, पर उससे आगे नहीं आ पा रहा है। चलिए बैंक्स की बात करी है तो एक और बैंक पर फोकस कर लेते हैं, एसबीआई। यहाँ पर भी आज गिरावट आई है, अंडर परफॉर्म कर रहा है। ऑफकोर्स नतीजे कल आने वाले हैं, जान लेते हैं पूजा के साथ किस तरह के नतीजे हो सकते हैं एसबीआई के। बताइए पूजा। अच्छे नंबर्स देखने को मिल सकते हैं एसबीआई के। अगर ब्याज से आय की बात करें तो वहां पर 6% की ग्रोथ देखने का अनुमान है। प्रोविजनिंग इस बार बैंक को इतनी ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले क्वार्टर ही काफी अतिरिक्त बफर रख दिया था उन्होंने प्रोविजनिंग के फ्रंट पर, तो इस बार शायद इतनी ना करनी पड़े। और मुनाफे में बढ़त देखने का अनुमान है। हम बाकी बैंकों के केस में देख रहे हैं अधिक प्रोविजनिंग के कारण मुनाफे पर असर पड़ रहा है, लेकिन एसबीआई के केस में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अन्य आय से भी काफी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा और इनका कोर प्रदर्शन भी काफी अच्छा रहेगा। इसके अलावा एसेट क्वालिटी भी स्थिर रहने का अनुमान है। 6.2% से घटकर इस बार एनपीए के फिगर्स 6% के आसपास देखने को मिल सकते हैं। तो एसबीआई क्वार्टर 4 में ही वो काफी कुछ स्ट्रेस्ड जितने भी थे वो अपने बुक्स पर ले चुकी थी, उसके सामने प्रोविजनिंग भी कर चुकी थी, और आने वाले समय के लिए डिसबर्समेंट के फ्रंट पर, क्रेडिट ग्रोथ के फ्रंट पर एक काफी अच्छी स्ट्रैटेजी बना चुकी थी। तो इनके कोर प्रदर्शन पे कोई दिक्कत नहीं रहेगी, एसेट क्वालिटी में भी इतना दबाव नहीं दिखेगा। रिटेल पोर्टफोलियो में जो फोकस कर रही है और अच्छे लोन पोर्टफोलियो में जो फोकस कर रही है उसका फायदा एसबीआई को इस बार के नतीजों में दिखेगा। मोरेटोरियम और रिकवरी को लेकर क्या बयान आते हैं इस पर नजर रहेगी। तो अच्छे नंबर्स की उम्मीद हम कर रहे हैं एसबीआई से। ओके, अच्छे नंबर की उम्मीद है एसबीआई से। चलिए देखते हैं जिस तरह से एक्शन इस समय बन रहा है, कैसे नतीजे रहते हैं। एक्सपायरी रिलेटेड थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़रूर है बाजार में, जहाँ तक अभी मूवमेंट आ रहा है। आईओसी, इस पर भी नजर रखिए। वायदा कारोबार में इसमें भी आप देख रहे हैं तो काफी तेज गिरावट आई है। आईओसी बीपीसीएल दोनों प्रेशर में है। आईओसी के नतीजे किस तरह के रह सकते हैं, संदीप ग्रोवर हमारे साथ है ना बताने के लिए। बताइए संदीप, क्या अनुमान लगाया जा रहा है?
देखिए इस बार अगर आप ओएमसीज की बात करें अदीप, तो जो नंबर्स हैं वो आपको काफ़ी अच्छे इनफैक्ट चौंकाने वाले नजर आ सकते हैं। एक टर्नराउंड का क्वार्टर इस बार देखने को मिल सकता है। आईओसी हालांकि अगर आप देखें सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, लेकिन हो सकता है कि जो नंबर्स अच्छे ज़्यादा बीपीसीएल और एचपीसीएल के केस में देखने को मिले। आईओसी की जहाँ तक बात है, लॉकडाउन वाला क्वार्टर था, इनकी सेल्स में कमी आई, डिमांड कम हुई, तो सेल्स जरूर इनकी करीब 39-40% के आसपास घटती हुई दिखेगी। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेल्स ये अमूमन करते हैं और इस बार हो सकता है कि 72-72,500 करोड़ रुपये के आसपास की सेल्स बनती हुई दिखे। लेकिन कामकाजी फ्रंट पे इस बार हो सकता है कि ये कंपनी घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखे, मार्जिन पॉजिटिव साइड पे आते हुए दिखेंगे। और पिछले क्वार्टर में जो इन्होंने 5,200 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा किया था, उसके सामने 4,336 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा ये कंपनी पोस्ट कर सकती है। $10 नेगेटिव साइड पे इन्होंने मार्जिन रिपोर्ट किए थे जीआरएम्स की जहां तक बात है, और इस बार पॉजिटिव साइड पे आ सकते हैं। $2 से $3 के आसपास के जो जीआरएम से कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। अगर आप औसतन ब्रांड की कीमतें देखें तो आपको 38% के आसपास का फॉल नजर आएगा, $50.5 से $31.5 के आसपास। लेकिन अगर आप नेट आधार पे देखें, क्योंकि जो इन्वेंट्री गेन्स बनते हैं, जो M2M होता है, वो पिछले क्वार्टर की क्लोजिंग और इस क्वार्टर की जो क्लोजिंग है उसके बेसिस पे बनता है, तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो $20 का जंप है। अगर आप क्रूड की कीमतों में देखें तो बड़ा इन्वेंट्री गेन इस बार नंबर्स में देखने को मिल सकता है। आईओसी की जहां तक बात है तो ज्यादातर एनालिस्ट ये मान के चल रहे हैं कि 4 से लेके $5 के आसपास तक के जो इन्वेंट्री गेन है वो इस बार नंबर्स में देखने को मिलेंगे, और करीब 4,500 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेंट्री गेन इस बार नंबर्स में देखने को मिलेगा। रुपया अगर आप देखें तो फ्लैट क्लोज हुआ है, तो उस लिहाज से कोई भी फॉरेक्स लॉस या गेन का इस बार एक्सपेक्टेशन नहीं है। और ओवरऑल देखा जाए तो इनके जो पेटकेम साइड के जो नंबर्स हैं वो भी इस बार पॉजिटिव साइड पे देखने को मिलेंगे। दूसरा क्वार्टर ऐसा है जहां पे पारादीप में जो इन्होंने नई क्षमता शुरू करी है, पीपी क्षमता शुरू करी है, उसका जो इम्पैक्ट है पॉजिटिव साइड पे देखने को मिलेगा। तो नेट देखा जाए इस बार चूंकि क्रूड का एक पॉजिटिव इंपैक्ट है नंबर्स में, तो आईओसी के केस में एक टर्नराउंड वाला क्वार्टर है, घाटे से मुनाफे में कंपनी आ सकती है। घाटे से मुनाफे में आ सकती है आईओसी, नजर रखते हैं इसके चार्ट पर। फिलहाल तो ऑफकोर्स एक्सपायरी से पहले आप देख रहे हैं 4-4.5% की गिरावट है। अब बागली साहब, आईओसी पर आपकी कोई राय सर? बीपीसीएल तो आज ऑफकोर्स डाइवेस्टमेंट डिले की वजह से भी गिर रहा है, आईओसी 4.5% नीचे है, स्ट्रक्चर क्या बता रहा है? दीपांशु वीक है, कल अगर बाउंस बैक मिलता है तो बेचना चाहिए मेरे हिसाब से, थोड़ा सा ऊपर मिल सकता है, लेकिन इसका आज जो पैटर्न बना है मुझे लगता है ये 84-85 की तरफ जा सकता है। मैं 89-90 के आसपास बेचूंगा, 92 के स्टॉप लॉस से। टारगेट 84 होगा, 2 से 3 दिन का व्यू होगा। ओके, नजर रखिए। जहां तक सवाल है आपका आईओसी पर 2 से 3 दिन के व्यू से अगर आप देखें तो पॉजिटिव हो सकता है। एरिस लाइफ साइंसेज में आपको एक स्पाइक आते हुए दिखा है। अभी थोड़ी देर पहले सेठी साहब इस पर कॉल देकर गए थे। जब सेठी साहब कॉल दे रहे थे तो 462-463 पर था स्टॉक, अब 470 के पार गया, बल्कि 472-473 के हाई तक भी आते हुए दिखाए। तो सेठी साहब के कॉल देने के बाद आप बढ़िया एक्शन देख रहे हैं जहाँ तक एरिस लाइफ साइंस के स्टॉक का सवाल है। कामत होटल्स, यहाँ पर भी नतीजे आए हैं, और ऐसे क्वार्टर में जहाँ पर लगभग 2 महीने के लिए लॉकडाउन था, कंसो मुनाफा 10 करोड़ से बढ़कर 13 करोड़ हुआ है। यहाँ पर भी देखना पड़ेगा कोई टैक्स राइट बैक है या फिर कुछ वन टाइम प्रोविजन की वजह से गेन आया है। बट कामत होटल्स पर भी नजर रखिए, वहाँ पर भी आप एक पॉजिटिव रिएक्शन इस समय आते हुए देख रहे हैं नतीजों के दम पर। कुणाल जी, कामत होटल्स वैसे तो छोटा स्टॉक है, उतना लिक्विड भी नहीं है, बट पिछले कुछ दिनों से EIH, रॉयल ऑर्किड दोनों पर ही कॉल्स आई और अच्छी रही हैं। कामत होटल्स का चार्ट क्या बता रहा है? मुनाफा तो अच्छी ट्रेंड दिखा रहा है। देखिए, उछाल जरूर बनता हुआ दिख रहा है दीपांशु, लेकिन बहुत लिक्विड काउंटर है, तो मेरी राय में देखिए अवॉइड करना चाहिए, इसमें ट्रेडिंग ना करें। जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं और काफी वक्त से अटके हुए हैं, उनको एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए 28 रुपए के आसपास, और उछाल आता है, मान लीजिए 36 रुपए का भाव मिलता है तो वहां निकलने का प्रयास करें। इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की मेरी राय नहीं। बिल्कुल, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की राय नहीं है, पर अगर आपके पोजीशन है तो उछाल पर एग्जिट भी कर सकते हैं। बट होटल स्टॉक्स काफ़ी फोकस में रहे हैं, और रॉयल ऑर्किड और EIH दोनों पर ही आपको जी बिजनेस पर कॉल्स भी मिले हैं। पर चलिए 3:20 हो रहे हैं, आखिरी 10 मिनट बाकी हैं इस सीरीज के। जल्दी से बिगुल बजा के जान लेते हैं अनिल जी की स्ट्रैटेजी क्या है।
अनिल जी, डाउ फ्यूचर्स में हल्का सा सुधार है, निचले स्तरों से लगभग 50 अंकों की रिकवरी देखिए, पर अभी भी दबाव भी बना हुआ है, 200 पॉइंट नीचे है और यूरोप के बाजार भी 2% तक की गिरावट दिखा रहे हैं, तो वहां पर भी प्रेशर है इस समय सर। तो ग्लोबल क्यूज तो वीक ही है, एक्सपायरी किन लेवल्स पर देख रहे हैं सर इस हिसाब से जो मूवमेंट है अभी? दीप देखिए, एक्सपायरी पिछले 10 दिनों के 2 हफ्तों के सबसे लोएस्ट लेवल पर होती हुई दिख रही, क्लोजिंग बेसिस पर 11,131 का लो हमने बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट डे ही हमने 11,300 का हाईएस्ट हाई भी बनाया, हाईएस्ट क्लोज भी दिया, तो 11,131 के नीचे बंद हो रहे और लगातार ये जो पिछले इस हफ्ते का लो आप देखिए तो 11,087 का था, 11,087, उसी पर आप वापस आ गए। आज वो लो टेस्ट भी हुआ है, 11,090 एक दिन टेस्ट किया, 11,087 एक दिन टेस्ट किया, तो मेरे ख्याल से ये कंफर्टेबल फीलिंग तो नहीं है। तो ऐसे में तेजी की पोजीशन बनाकर जाने का तो कोई मतलब नहीं बनता। एक तो चलिए मान भी लें कि आज का जो पूरा का पूरा एक्शन एक्सपायरी की वजह से है, लेकिन फिर भी डाउ फ्यूचर्स अगर 200 पॉइंट नीचे है तो आप खरीदेंगे क्यों? करेक्ट। तो फिर ऐसे में खरीदने का काम कल के लिए रखें। अब रहा सवाल कि क्या शॉर्ट करना है, कि ये है आपके लिए। और मेरे ख्याल से शॉर्ट करने में बात वही है कि अभी आप कर सकते हैं, लेकिन पुट के जरिए करें, ताकि आपको फ्रेश, अगर मंदी होती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर गलती से तेजी हो जाए तो आप हेज रहे हैं। तो मेरा ये समझना है कि अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी के पुट लेकर जाने चाहिए, और अगर आपकी मंदी की पोजीशन है फ्यूचर्स में तो उसे पुट में कन्वर्ट कर लें। नो डाउट एक्सपायरी के दिन पुट थोड़े महंगे मिलते हैं, वो बात सही है, तो उसकी कॉस्ट कम करने के लिए नीचे का एक पुट आप बेच दें तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। मेरा ये समझना है कि इस वक्त आपको अगर कल के लिए एक पोजीशन बनानी तो वो बनानी है 11,100 का, अगले गुरुवार का 6 अगस्त है मेरे ख्याल से, अगला गुरुवार 6 अगस्त को ही है ना, एक बार मैं देख लेता हूँ। गुरुवार है 6 अगस्त, 6 अगस्त का 11,100 का पुट खरीदना चाहिए आपको, जो और वो लगभग मेरे ख्याल से 200 रुपये के आसपास आपको, 135-140 रुपये के आसपास मिल रहा है। 135 के आसपास आपको, 140 के आसपास ये पुट मिल रहा है। 11,100 का पुट खरीदिए, 135-140 के आसपास जो है इसका स्टॉप लॉस लगाइए आप 100 रुपये का, और टारगेट रखिए 200 से 225 रुपये तक के टारगेट के लिए आपको यहाँ पर पुट खरीदना चाहिए। तो 11,100 का पुट, मैं प्राइस तो सही देख रहा हूँ ना सुमित जी, एक बार जरा 11,100 के पुट की प्राइस मेरे सामने रख दें, 130-135 के आसपास ये कितना है? अनिल जी 11,100 का पुट, हाँ अनिल जी बिल्कुल ठीक है। तो ये बस ये 135, 140, 130 रुपये जो भी चल रहा हो इसके आसपास ले सकते हैं। 100 रुपये का स्टॉप लॉस, 200 और 225 के टारगेट के लिए इस पुट को आप खरीद कर जा सकते हैं। ये आपके लिए राय होगी। निफ्टी का एक पुट कल के लिए खरीद सकते हैं, सिंपल। जी दीप। ओके, और बैंक निफ्टी पर सर ट्रेड लेना है या फिर अवॉइड करना चाहिए? नहीं, बैंक निफ्टी पे आज जान दीजिए, क्योंकि मैंने देखे ऑप्शंस बहुत महंगे हैं दीप, तो मज़ा नहीं आएगा वो। अब आप 21,500, 21,400 का पुट ऑप्शन खरीदो, बहुत महंगे हैं, छोड़ दीजिए। बैंक निफ्टी कल देखेंगे। बैंक निफ्टी तो सीधे फ्यूचर्स करने में ज़्यादा मजा है एक्चुअली, क्योंकि वो रिटर्न भी फटाफट दे देते हैं। तो चूंकि कल के लिए करना है तो बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में खरीदेंगे, में नहीं, पुट ऑप्शन नहीं लेंगे, महंगा ज़्यादा है। जी दी। ओके, बैंक निफ्टी पर अभी ट्रेड नहीं करते हैं, देखते हैं एक्सपायरी निकल जाने दीजिए, कल का कल देखेंगे वहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए या नहीं। पर नज़र रखिए, बढ़िया एक्शन रहा है इस सीरीज़ में, और इस हफ्ते में तो काफ़ी वॉलेटिलिटी ज़रूर देखनी पड़ी और दोनों तरफ के ट्रेड्स आपको मिले हैं, और आज भी वैसा ही हुआ है। कुछ और स्टॉक्स है, इससे पहले कि हम क्लोजिंग में जाएं, वेदांता में थोड़ी देर पहले स्पाइक आया था। बंसल जी ज़रा वेदांता का चार्ट देखिए। आज आखिरी दिन है निफ्टी का, तो शायद थोड़ी फंड सेलिंग और ETFs की सेलिंग चल रही थी इस हफ्ते, इसलिए स्टॉक दबाव में था, उसका प्रेशर अब जाते हुए दिख रहा है। क्या व्यू है वेदांता का, आगे जाकर कैसा स्ट्रक्चर रह सकता है इसका? का टेक्निकल रुझान अच्छा है, और अब एक काफी बड़ा सपोर्ट जो पहले 100 रुपीज के अराउंड था वो ऊपर की तरफ 108 की तरफ शिफ्ट हो चुका है। तो जिन्होंने ले रखा है 108 के स्टॉप लॉस के होल्ड करना चाहिए, और अगर 108 के नीचे स्टॉक नहीं जाता है तो चांसेस हैं ऊपर में 117 से लेकर 122 के लेवल शॉर्ट टर्म में ऊपर में देखने को मिले। ओके, ये है आपके लिए राय जहाँ तक वेदांता का सवाल है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आपने स्पाइक भी आते हुए देखा है इस स्टॉक में, काफ़ी खबरें हैं, और ऑफ कोर्स अब ये निफ्टी के बाहर भी जा रहा है, तो नज़र रखिए जहाँ तक वेदांता का सवाल है।
काफ़ी और स्टॉक्स हैं जो बढ़िया एक्शन आपको दिखाते हुए गए हैं आखिरी कुछ मिनटों में। अपोलो हॉस्पिटल्स में फ्रेश खरीदारी आई है, अब ऑलमोस्ट 6% ऊपर आपको स्टॉक दिख रहा है, तो वहाँ पर बढ़िया मूव है। NIT टेक्नोलॉजीज़ में आपको बढ़िया मूव आते हुए दिखी है। एक और स्टॉक जो सुबह से थोड़ा बजिंग है और अच्छा ब्रेकआउट आया था थोड़ी देर पहले, उसके बाद सेटल भी हुआ है, अमर राजा। श्रीकांत जी जरा इसकी चार्ट देखकर बताइए, अच्छा एक्शन रहा है, 700 का स्तर आ गया है अमर राजा पर, क्या यहाँ से और ऊपर जा सकता है? नहीं, वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग ये एक फॉर्मेशन बना रहा है और एक कंसोलिडेशन में है, लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि ये कंसोलिडेशन में है तो करंट लेवल से एक अपसाइड 720 या 715 तक दिखने मिलेगी। तो स्टॉप लॉस हमें काफ़ी टाइट रखना है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो काफ़ी प्रेशर में है, लेकिन फॉर्मेशन इंडिकेट करता है कि 720 के टारगेट्स अचीव कर सकता है। तो करंट लेवल से अगर हमें लॉन्ग करना है तो 690 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है, या तो अगर कोई भी पोजीशन अगर लॉन्ग होगी तो दीपांशु हमें स्टॉप लॉस रखना है 690 रुपये का। ओके, 690 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए जहाँ तक अमर राजा का सवाल है। चलिए सीरीज की क्लोजिंग हो रही है, ये देख लेते हैं आज का बाजार का एक्शन कैसा रहा है, आज के टॉप मूवर्स और कौन से रहे हैं। सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो डाइवेस्टमेंट डिले की वजह से BPCL पर नजर रखिए, 8% की गिरावट। वैसे अच्छी सीरीज रही है BPCL के लिए, पर आज काफी भारी गिरावट आई है। साथ ही IOC कल नतीजों से पहले यहाँ पर भी आप 4% का प्रेशर देख रहे हैं। इंडसइंड बैंक यहाँ पर भी अच्छी गेन्स आई थी, स्पेशली नतीजों के बाद, आज 5.5% की गिरावट आई है। HDFC हालांकि इसके नतीजे ठीक ठाक थे, पर 3.5% ये स्टॉक भी नीचे गिर रहा है। एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, हीरो मोटोकॉर्प, SBI, ONGC, ये सारे स्टॉक्स वीक थे अनिल जी, और स्पेशली बैंक्स और फाइनेंशियल्स का तो आज काफी भारी दबाव था सर। बिल्कुल, और अभी थोड़ी देर पहले 455 रुपए पर एरिस लाइफ साइंस का जो कॉल दिया शॉर्ट टर्म पिक के तौर पर सेठी साहब ने, वो 480 का हाई मार चुका है। वसीम साहब की लैंग्वेज में होता तो बुक कर लीजिए, और वैसे उनका 500 का टारगेट है, तो आपके इंट्राडे में 20-25 रुपये बन रहे हैं। अगर आप संतुष्ट हैं तो ले लीजिए। स्टार सीमेंट 92 रुपये 50 पैसे पे सेठी साहब ने आपको बाय कॉल दिया था, 100 रुपये का हाई लगा चुका है, 110 का उनका टारगेट है। अपने अपनी मार्केट की हालत और अपनी अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप कॉल लें। अगर आप चाहें तो एरिस लाइफ साइंस 7% ऊपर प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। सन फार्मा का पहला टारगेट जय ठक्कर का जो कॉल ऑप्शन जो वो बोल नहीं पाए, लेकिन हमने उनकी भावनाओं हमारे शब्दों में रखकर आप तक पहुंचा दी। 520 रुपये का जो कॉल ऑप्शन उन्होंने खरीदने की राय दी थी, उसका टारगेट हासिल हो चुका है, और जय ने मुनाफा वसूल करने की राय दी। और उनके ठीक पीछे हमारे श्रीकांत जी ने भी कहा था कि यहाँ पर कॉल ऑप्शन या सन फार्मा का फ्यूचर्स खरीदिए। सन फार्मा का फ्यूचर्स और बढ़ता हुआ दिखा है, तो ये सन फार्मा पे शानदार कॉल्स आते हुए दिख रहे हैं। और नितिन जी का तो जो आज का पुट ऑप्शन कमाल कर गया भाई, 11,150 का पुट ऑप्शन, 50 रुपये का जो टारगेट था वो टारगेट भी अब तो फाइनल आ भी गया। हालांकि उन्होंने बोला जरूर था 43 रुपये के आसपास की प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ये थोड़ा सा आपको भी ध्यान रखना होता है, 2-4 रुपये ऊपर नीचे अपने हिसाब से भी डिसीजन ले लें, लेकिन 50 आ चुका है। 11,100 के आसपास है, इसके नीचे की क्लोजिंग होने की संभावनाएं दिख रही है। फाइनल फिलहाल 11,094 पर 108 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी ने की है आज की पारी की समाप्ति। 427 अंक नीचे बंद हुआ है बैंक निफ्टी 21,649 पर, और सेंसेक्स में क्लोजिंग हुई है 356 अंक नीचे 37,714 पर। थोड़ी देर में आपको हम फाइनल क्लोजिंग देंगे, ये प्रोविजनल क्लोजिंग है, लेकिन उससे पहले बता दें आज शाम का 6 बजे का शो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। न तो कुणाल जी को मिस करना है, न बंसल जी को मिस करना है, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, जिनके थोड़े बड़े बच्चे हैं उनको भी नहीं मिस करना है, बंसल जी जैसे, और जो एकदम छोटे बच्चे हैं कुणाल जी जैसे, उनको भी नहीं। और जिनके किसी भी साइज़ के बच्चे हैं उन सबको ज़रूर देखना है। उसकी वजह यह है कि कल का दिन था बड़ा खास, 29 जुलाई। कल के दिन आपको लग रहा होगा कि बड़ा खास इसलिए कि 20 साल के इंतज़ार के बाद हिंदुस्तान को राफेल मिला। यहाँ ये तो खास था ही, लेकिन इसके अलावा 20 साल का इंतजार तो राफेल के लिए, 34 साल का इंतजार था नई शिक्षा नीति के लिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, और इस नई एजुकेशन पॉलिसी को सरकार ने तमाम स्टेक होल्डर से सबसे बातचीत करके गहन विचार विमर्श के बाद बनाया, और यही वजह कि इसकी ज़्यादा खामियां लोग निकाल नहीं पा रहे हैं। जैसा कि हमारा वादा है कि हम इस भारी भरकम पॉलिसी को आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे और सीधे सीधे बताएंगे कि इस नई पॉलिसी में आपके लिए और आपके बच्चों के लिए क्या है खास। ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इसको एक शो में समेट नहीं सकते हैं, बहुत मुश्किल है, और हमें करना भी नहीं है। जब समझाना ही है तो ढंग से और आसानी से और अच्छे से समझाएं। तो आज की पहली कड़ी में सिर्फ स्कूली शिक्षा पर बात करेंगे। तो आज का शो चाहे तो वैसे बंसल जी आप मिस कर सकते हैं, लेकिन कुणाल जी
आपको नहीं करना है, क्योंकि छोटे कुणाल जी अब स्कूल जाने की जब तैयारी करेंगे तब आपको ये इस शो की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब आपको समझाने वाले कौन है वो भी आप सोचिए। इस मतलब इस पॉलिसी को बनाने में इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन रहे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, एजुकेशन फील्ड में बहुत ही जाना माना नाम है। जब उन्होंने खुद ने ये पॉलिसी बनाई तो उनसे बढ़िया समझाने वाला कौन हो सकता है। और उनके साथ होंगे सीबीएसई के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर अशोक गांगुली साहब और प्रोफेसर जयस राजपूत साहब होंगे। इसके साथ ही पूर्व डायरेक्टर जो कि वो एनसीईआरटी के पूर्व डायरेक्टर हैं राजपूत साहब, वो भी होंगे। तो इन तीनों बड़े दिग्गजों के साथ पॉलिसी को समझिए और देखिए। 34 साल बाद बदलेगी पढ़ाई, ये है आज का इस नई एजुकेशन पॉलिसी पर सबसे दमदार पैनल और सबसे बेहतरीन कवरेज, आसान भाषा में इस पॉलिसी से रिलेटेड सारे सवाल। अगर आप भी जानना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई भी सवाल है, ऊपर हैशटैग छोटे अक्षर में लिखा है लेकिन पढ़ लीजिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑन ZBiz हमारा जी बिजनेस का शॉर्ट फॉर्म, न्यू हैशटैग न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑन ZBiz। इस पर आप अपने सवाल लिखकर भेजिए। ट्विटर से हम आपके सवाल उठा लेंगे और ये आपके लिए काम में आएगी। तो ये आपके लिए बड़ी एजुकेशन पॉलिसी वाला मामला है। कुणाल जी तैयार है ना आप शाम के शो के लिए? अनिल जी बिल्कुल तैयार हूं। अनिल जी देखिए, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सबसे अच्छी बात अनिल जी ये है कि इतना गंभीर विषय है जिसको कवर करने के लिए भी अनिल जी बहुत हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि आमतौर पर लोग चाहते हैं कि भाई ऐसा टॉपिक हो जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोवोक करे। ये एक ऐसा टॉपिक है अनिल जी जो सबके काम का है और सबको देखना चाहिए। तो अनिल जी मैं तो ज़रूर देखूंगा। अच्छा कुणाल जी, आपके जब मैंने आपसे सवाल पूछा, जब आपने जवाब देने की तैयारी की तो पीछे से थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक आते हुए दिखा था। क्या आपने घर पे ये बोल रखा है कि सब लोग 3:30 बजे तक शांत रहेंगे और जैसे ही 3:30 बज गए उसके बाद जिसको जो बोलना है बोल सकते हैं? ऐसा मुझे फील आ रहा है कि आप घर पे 3:30 के बाद सब फ्री है। बोले अब भले कोई बात नहीं, माइक में आवाज जाए तो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं अनिल जी, हुआ ये है कि आपने एक दिन घोषणा की थी कि भाई घर में घर का राज चलेगा और दफ्तर में दफ्तर का राज चलेगा। तो अनिल जी मैंने कई बार काफ़ी चीज़ें इम्पोज करने की कोशिश की। अब मुझे सीधा जवाब मिलता है कि अनिल जी ने ये आदेश दिया है कि ये घर है, घर की तरह ही चलेगा। वाह, इसमें तो बिल्कुल मैं साथ हूं। सबको बोलने की आज़ादी है अनिल जी, किसी की अनिल जी सबको बोलने की आज़ादी, वो कहते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी ना छीनी जाए, तो जिसको जब बोलना है वो बोल पड़ता है अनिल जी। बिल्कुल जी। बंसल जी देखिए अनिल जी, ये पार्ट 1 जो आप आज शाम का शो कर रहे हैं अनिल जी, पार्ट 2 को अनिल जी पहले करना चाहिए। काफी बच्चे चिंतित हैं अनिल जी। जब ये कैमरा ऑन था मेरा और शो शुरू नहीं हुआ था तो मेरा बेटा भी रूम में आया था। अनिल जी बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है उनको, जो बच्चे 10th पास करके 11th में आए हैं, कि अगले साल वो 12th का बोर्ड देंगे कि कॉलेज जाएंगे। अनिल जी अभी कोई किसी को क्लैरिटी नहीं है। तो ये जो आज आप पार्ट 1 कर रहे हैं, इसका पार्ट 2 कब करेंगे? और अनिल जी अपना सवाल तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, नॉट ऑन ट्विटर अनिल जी, लाइव ऑन शो बताया है, तो इसका भी उत्तर चाहिए और काफी जरूरी है अनिल जी। कोई क्लैरिटी नहीं है अभी जी। आप तो एक काम करो, बेटे को पास में लेके बिठाओ, समझाओ और बोलो कि बेटा देखो तुम्हारा गोल्डन पीरियड चल रहा है। हमने इतने साल पढ़ाई की, कभी ऐसा समय नहीं आया कि हमें ना पढ़ना पड़ा और पास हो गए हों। आराम से इतनी लंबी लंबी छुट्टियां मिली हो, तुम लाइफ एंजॉय कर रहे हो, करते रहो। ये तो इस अभी नहीं तो 6 महीने 3 महीने बाद। लेकिन जो आपकी सलाह है वो एकदम सही है। तो आप जो पार्ट 2 देखना चाहते हैं उस पार्ट 2 की पेशकश कल हो जाएगी, वो भी आपको तुरंत प्रभाव से मिलेगा। आज का फोकस कुणाल जी पर है, कल का फोकस बंसल जी पर रहेगा। तो ये 6:30 बजे वाला शो मिस मत करिएगा। 3 बेहतरीन पैनल पर हैं हमारे बड़े दिग्गज, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, अशोक गांगुली साहब और जयस राजपूत साहब। इनको मिस मत करिएगा। दशकों का अनुभव है इनका एजुकेशन का, और खुद कस्तूरी रंगन साहब ने तो ये ड्राफ्ट बनाया है, तो उनसे ज़्यादा पॉलिसी समझने वाले कितने लोग होंगे हिंदुस्तान में, आप समझ सकते हैं। इसीलिए हम उनको लेकर आए ताकि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल सके। आइए रात को 8:30 बजे आपने एनपीएस वाला शो देखा, एनपीएस वाले शो की बड़ी तारीफ हुई, लोगों को बड़ा पसंद आया। एनपीएस से जुड़े हुए सारे सवालों के उनके जवाब भी मिले। इसी तरह का आपके लिए एक और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेहतरीन शो है, और वो है म्यूचुअल फंड से फ्रेंडशिप। सिप नहीं शिप, ये वो मारवाड़ी स्टाइल में शिप बोलने नहीं, सिप बोलते हैं। फ्रेंडशिप SIP वाला सिप है। तो आज रात 8:26 8:30 बजे बोलिए, देखिएगा मुनाफे से फ्रेंडशिप।
ओके, और किस तरह से सिप आपकी ज़िंदगी भर के लिए दोस्त बन सकती है और आपको दोस्ती के साथ साथ मुनाफा दिला सकती है, साथ ही मन की शांति भी। तो फ्रेंडशिप डे के मौके पर ये शो मिस मत करिएगा। मनी गुरु की खास पेशकश फ्रेंडशिप। जैन साहब, आपने तो फ्रेंडशिप और फ्रेंडशिप एक ही बात है? नहीं, बहुत सही है, यह बहुत अच्छा टाइटल है। इनफैक्ट मैंने भी जब मेरे यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड्स हम लोग हमारी कंपनी में बेचते हैं तो टेक अ सिप ऑफ SIP फ्रॉम ट्रेडशिफ्ट। जनरली मैं मेरी पब्लिसिटी के लिए नहीं बोल रहा, बट इस सिप को मैंने भी ऐसे यूज किया था। और ये जनरली जो आपको कल नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही थी ना, नॉर्थ ईस्ट हो या बंगाल हो, या वहां पे थोड़ा सा ये शिप और सिप का थोड़ा सा रहता है। तो आपने एकदम सही तरीके से टॉस किया मेरे ऊपर क्वेश्चन। अनिल जी, देखिए पढ़ाई की बहुत बातें हो गई, सब हो गई। हमारी जो कल पाठशाला उसके ऊपर तो थोड़ा सा आप चर्चा कीजिए अनिल जी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इतनी जल्दी फ्राइडे आ गया, तो कल की पाठशाला की जरूर से थोड़ी चर्चा कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, तो कल की पाठशाला होगी अब तक की 2 पाठशालाओं से और बेहतर और मज़ेदार, और इसके लिए कुछ एक स्पेशल टॉपिक है जो मैंने सोच के रखा है, वो मैं आपसे कल शेयर करूंगा। हाँ, कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं? जी कुणाल जी, कहिए। अनिल जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि अगर टॉपिक नहीं हो तो फिर अनिल जी टॉपिक के कुछ सुझाव मेरे पास भी थे, तो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, तो आप उस पर गौर कीजिएगा। बताइए, तो अपने हाथ में, आप हमारे हाथ में, हम जब चाहे बदल सकते हैं। बताइए, आपका सुझाव दीजिए। अनिल जी, देखिए मेरा सुझाव ये है कि एनालिस्ट के धर्म संकट पर अनिल जी एक पाठशाला करनी चाहिए। एनालिस्ट को कई सारे धर्म संकट अनिल जी रोजाना फेस करने पड़े हैं, तो धर्म संकट पर भी अनिल जी एक पाठशाला होनी चाहिए।